आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पे 16 साल या उससे कम एज के बच्चों को सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। तो क्या ये इंडिया में भी होना चाहिए? वो बच्चा उस चीज़ों को ढंग से ले नहीं पाया, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। उनने चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव ले ली थी एंड ही टुक द स्टेप ऑफ सुसाइड दैट टाइम। सो ये अब देखिए एआई यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले करके गया। फिर आप 1000 रुपये चालान पे नाउ पे क्लिक करते हैं, वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं। आप जैसे उसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल के सबमिट करते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स वो स्कैमस्टर या हैकर के पास चले जाती है जिसने वो फर्जी वेबसाइट बनाई है। सो कोई भी केस हो, यहाँ पे क्या है, फियर, मैंने आपको बताया था, जैसे जो जितने भी हैकर स्कैमस्टर्स हैं वो हैप्पीनेस, फियर, हरी, टाइम जल्दी जल्दी, तो वो एक ऐसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आप एक रैपिड डिसीजन ले लो। रैपिड डिसीजन जैसे 10 लाख रुपए दे दिए, अब आप देखेंगे बीच में किंग कोहली का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया था। ठीक है, बहुत रात भर ज़्यादा। में जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, डेटिंग साइट्स पे भी बहुत स्कैम होते हैं। हम दो लोग डेटिंग साइट पे मैच हुआ, मिले, फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो किसी रेस्टोरेंट ले गए, वहाँ पे इतना बड़ा बिल बन गया। सेकंड थिंग ये होता है कि मिले कुछ ऐसे, जो लड़के से भी गलती हो जाती है, वो मिल लिए उनसे, कहीं होटल में मिल लिए, देन वो चेंज हो जाता है सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग पे। अब मान लीजिए अगर मेरा अकाउंट हैक हो गया और मैं किसी दूसरे फ़ोन से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो देर आर वेरी रेयरेस्ट चांसेस कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि दूसरा डिवाइस जो है वो रिकॉग्नाइज डिवाइस नहीं है। बट अगर मैं मेरे ही फ़ोन से वापस कोशिश करूँगा, तो अब यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम जो है वो एक वेरिफिकेशन सिस्टम दिखाएगा कि आपका सेल्फी सबमिट कीजिए। सो वो आपका सेल्फी लेगा, सेल्फी सबमिट होगा, सेल्फी एआई के पास जाएगा, एआई चेक करेगा आपके अकाउंट पे जो फोटोज़ हैं वो फेस और जो हमने फेस सबमिट करा था रियल टाइम में सेल्फी लेके, वो दोनों फेस मैच हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पे इंडिया न्यूज़ टीवी। मेरा नाम है वैभव। आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक आपकी पहचान बना सकता है, वहीं बिगाड़ भी सकता है, ऐसे में सही इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एडवोकेट सनी बाधवानी जी, जो प्रोफेशनली साइबर लॉयर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं और उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सनी जी, स्वागत है आपका पल पे इंडिया न्यूज़ टीवी में। थैंक यू वैभव। सनी जी, मुझे डिटेल में बताइए कि एक साइबर लॉयर करता क्या है? देखिए, जहाँ तक साइबर लॉयर की बात करें हम, तो साइबर लॉयर का मेन फ़ोकस जो है, जैसे आप देखेंगे टेक्निकली चैलेंजेस आजकल बहुत आ रहे हैं, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हुँ, एंड आप देखेंगे सिविल लॉयर रहते हैं जो सिविल केसेस देखते हैं, क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल केसेस देखते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर कॉर्पोरेट केसेस देख रहे हैं। बट अब बिल्कुल। बढ़ते युग में टेक्निकल चैलेंजेस से जूझता हुआ लीगल में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो लीगल का भी नॉलेज रखे और टेक्निकल का भी नॉलेज रखे। वहाँ पे आते हैं साइबर लॉयर। ओके। साइबर लॉयर क्या करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ जो रहती है वो लीगल राइट्स में भी रहती है, उनकी एक्सपर्टीज़ टेक और मीडिया और डिजिटल युग में भी रहती है। तो उन्हें पता है कि टेक्निकली या मीडिया में या ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक यूज़र है, अगर उसके साथ कुछ ऑनलाइन क्राइम हुआ है या उसके साथ कुछ इंटरनेट पर क्राइम हुआ है, तो वो पर्सन जो है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसके लीगल राइट्स को कैसे बचाना है या उसको फिर आगे कैसे हम एक रिजोल्यूशन स्टेप तक ले जा सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो लीगल राइट्स भी आपके प्रोटेक्ट करता है एंड उनका जो टेक्निकल नॉलेज रहता है वो उस चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो साइबर लॉयर का मेन फोकस रहता है प्रोटेक्टिंग अ यूजर्स राइट्स ऑनलाइन, ऑन इंटरनेट, ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन डिवाइसेस। एंड इसी चीज़ में एक नया टर्म हमारे पास आजकल उठ के आता है, साइबर लॉयर। मान लीजिए मेरा फ़ोन हैक हो गया, अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है लोग बोलते हैं अरे हैकर को ढूंढो, कोई हैकर ही वो हुँ, सही कर हुँ, सकता है। या फिर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, तो मैं किसके हुँ। पास जाऊँगा, मैं कैसे व्यक्ति के पास जाऊँगा, मैं कैसे एक्सपर्ट के पास जाऊँगा जो मेरे लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट कर लेगा और जो मुझे टेक्निकली भी अवेयर कर लेगा। एंड वहाँ पे फिर अब ये नई टर्म आ गई है साइबर लॉयर। जैसा कि मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि साइबर लॉयर को लोग तभी याद करते हैं, जब उनके साथ कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। लाइक जैसे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया या बैंक से पैसे चले गए। तो क्या ऐसी कुछ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम पहले अवेयर हो जाएँ, साइबर लॉयर के पास जाने से पहले, या हम साइबर लॉयर से पहले कंसल्टेंट कर लें कि हमारे साथ फ्रॉड्स ना हों? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम फ्रॉड्स पहले कैसे बच सकते हैं। ट्रू। तो हम उस बचने का तरीका जो मैं कहता हूँ सबको, एक ही तरीका, अवेयरनेस। जितनी अवेयर। ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने बेटर रहेंगे। तो
जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, आजकल सोसाइटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स और लॉयर्स को इनवाइट करते हैं फॉर एन अवेयरनेस सेशन। एंड वो अवेयरनेस सेशन में ये सिखाते हैं कि आपका आपके फ़ोन, आपके डिवाइसेस, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपकी डेली सोशल मीडिया, व्हाट्सअप जो भी आप चलाते हैं, कि उसमें आप क्या सतर्कता देख सकते हैं, आपको कैसे सिक्योर रखना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जनरल जो टेक्निकल चीज़ें रहती है वो समझाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि लीगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऑनलाइन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो देखिए, एक लॉयर पास जाने में दिक्कत नहीं होती है, बट अगर एक एज एन इंडिविजुअल मैं जाऊँ उठ के कि आप मुझे पूरा सिखाइए, 2 घंटे दीजिए, हो सकता है सामने पास टाइम नहीं होगा। इसलिए वो अवेयरनेस सेशंस करते हैं, अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें वो ये जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो लीगल स्टेप्स बताते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पहले से अवेयरनेस वर्कशॉप्स और ये सेशंस करवाएं। हमें कुछ डाउट हो रहा है, कि हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल मुझे डाउट है, मेरा फ़ोन हैक तो नहीं हो गया है, कोई मेरा फ़ोन चला तो नहीं रहा है, कोई मेरे फ़ोन से छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, या कोई मेरे मैसेजेस तो नहीं पढ़ रहा है, या मेरे कॉल्स तो नहीं सुन रहा है। अगर मुझे ये भी क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, तो बिल्कुल मैं एक साइबर लॉयर पास जा सकता हूँ। हो सकता है कोई दुर्घटना होने से पहले वो मुझे बचा ले। तो ये बिल्कुल चीज़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मेरा फ़ोन हैक तो नहीं हो रहा है, या हम किसी से बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं लीक तो नहीं हो जाएगी। तो उस केस में भी हम साइबर लॉयर के पास जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। ओके। सनी जी, सबसे मोस्ट कॉमन केसेस जो आज के सिनेरियो में, जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, क्या आ रहे हैं? क्या फेस कर रहे हैं आप डे टू डे लाइफ में? देखिए, आजकल के सिनेरियो में काफ़ी सारे केसेस थे, काफ़ी सारे केसेस, जैसे आप देखेंगे कि एक चालान नाम से एपीके आती है, चालान नाम से मैसेज आता है, वो काफ़ी कॉमन हो चुका है एंड ऑलमोस्ट सब जनों को पता है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बदलती जाती है, कि चलो आपका चालान आया, एपीके आपने क्लिक करा, अब लोगों को लगता हुँ, है कि क्लिक करने पे हम हैक हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। उसमें अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। आपने एक लिंक पे क्लिक करा, एक वेबसाइट ओपन हो गई, आपने उसमें आपका गाड़ी का नंबर डाला, वो दिखाएगा आप पे ₹1000 का चालान है। मैं आपको बताता हूँ, आप उस पे कोई भी फर्जी नंबर या गलत नंबर डालेंगे तो भी वो ₹1000 का चालान दिखाएगा, क्योंकि वो फर्जी वेबसाइट है। तो उस ओके। पे कोई भी आप मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कोई भी चालान नंबर, कोई भी गाड़ी का नंबर डालेंगे, वो ₹1000 चालान दिखाएगा, क्योंकि फर्जी वेबसाइट है। फिर आप ₹1000 चालान पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं, वो आपसे हुँ, आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स माँगते हैं। आप ओके। जैसे ही उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल के सबमिट करते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स वो स्कैमस्टर या हैकर के पास चले जाती है, जिसने वो फर्जी ओके। वेबसाइट बनाई है। वो वहाँ पे भी आप डिटेल्स डालने के बाद वो आपको एरर दे सकता है। वो नेक्स्ट पेज पे भी पहुँचा सकता है कि ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, आपके पैसे नहीं भी कटे, या हुँ, वो हुँ, वहीं हुँ। पे अटक जाए कि वो लोडिंग ही नहीं हो रहा है। तो वो अलग-अलग टैक्टिक्स होती है। बट डिटेल्स डालने के बाद आप पे नाउ या सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली गई, फिर वो एक्चुअल स्कैम करते हैं। तो ये एक तरीका है। मतलब ये एक मिथ है कि लिंक आई, आपने क्लिक किया और आपका फ़ोन हैक, हैक हो गया, ऐसा सारी नहीं होता। इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई। बिल्कुल। एंड अब जैसे एपीके फाइल का आपने जैसे मेन क्वेश्चन पूछा था कि अभी के जो ट्रेंडिंग या क्राइम्स है वो कैसे हाँ, चल रहे हैं। तो ये एपीके में अलग-अलग ट्रेंडिंग क्राइम्स हो गए हैं। ये तो एक था कि चलो चालान नाम से सामने वाले को फ़ियर, मतलब जो ये मेन प्रे करते हैं आपके इमोशंस पे प्रे करते हैं। तो यहाँ हुँ, फ़ियर प्रे करा रहे हैं, ₹1000 का चालान आ गया या ₹500 का चालान आ गया होगा। ट्रू, अब दूसरा ये प्रे करते हैं कि मान लीजिए एक वेडिंग एपीके आ रही थी, जो बहुत कॉमन है। वेडिंग सीज़न में वापस से ये स्कैम और स्ट्रैटेजीज़, मतलब ये एक फ़िशिंग कैंपेन होना शुरू हो जाता है कि चलो सारे नंबरों पे वेडिंग नाम की एपीके भेजें। अब वो भी एपीके देखिए क्या है, आप क्लिक करते हैं, जैसे बड़ों लोगों को बहुत ईज़िली नहीं पता है कि यार ये तो फर्जी एपीके फाइल है, यहाँ इन्विटेशन बिल्कुल। नहीं है। हाँ, वो हाँ। क्लिक करके ओके या इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब वो एप्लीकेशंस आपके डिवाइस का नोटिफ़िकेशन का एक्सेस माँगती है। अब आप देखिए, आप कभी सुबह नींद से उठते हैं, तो आप नोटिफ़िकेशंस देखते हैं कि आपके पास कौन-सा मेल आया है, किसके मैसेज आए हैं, किसके ओटीपीज़ आए हैं, क्या एसएमएस है। तो वो सारे नोटिफ़िकेशन के एक्सेस हैकर के पास चले जाते हैं। तो ये हो गया कि भैया वेडिंग नाम की एपीके हो गई। यही हो गया बैंक के नाम से आ गई कि भैया बड़े नेशनल बैंक का नाम ले लिया कि आप उसको अपडेट करो एप्लीकेशन को, अब एप्लीकेशन सिक्योर वाली अपडेट वाली एक फ़ाइल आ गई। फिर उसमें अब एक नई चीज़ आ गई, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट नाम की एपीके लोग इंस्टॉल करवा देते हैं कि मैम आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, हम एक फ़ाइल भेज रहे हैं या फ़ाइल दे रहे हैं, आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और हमारा कस्टमर सपोर्ट आपसे बात करेगा। अब वो कस्टमर सपोर्ट एपीके भी आपके फ़ोन में हो सकता है परमिशन ले ले, हो सकता है आपके फ़ोन की एसएमएस फॉरवर्डिंग कर ले कि आपके सारे एसएमएस किसी और को फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो ये एक जनरल अलग-अलग तरीके हो गए। अब यही एपीके फ़ाइल भेजने के प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग हो गए। आप एसएमएस पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल पे भी भेज सकते हो, कॉल करके मैनिपुलेट करके इंस्टॉल भी करवा सकते हो। सो ये बहुत कॉमन तरीके हैं एपीके फ़ाइल इंस्टॉल करवाने के लिए। जैसे मेरे फ़ोन में एपीके फ़ाइल आ गई, मैंने इंस्टॉल कर ली। अब आगे क्या? उसको रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए मतलब
एपीके हमसे गलती से इंस्टॉल हो गई, यहाँ हो हाँ। सकता है हमारे कलीग से, फ्रेंड से, फैमिली से, पेरेंट्स से, किसी से भी हो सकता है। अगर गलती से एपीके इंस्टॉल हो गई तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम ऐप्स मैनेजमेंट में जाके उस एपीके फ़ाइल को ढूँढ के अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वो फ़ाइल ढूँढ ली, वो फ़ाइल का एग्ज़ैक्ट नाम मिल गया, हो सकता है वापस वो ई-चालान नाम से या बैंक नाम से जो भी थी या कस्टमर सपोर्ट नाम से मिल जाएगी। अगर वो आपको मिल गई, आपने अनइंस्टॉल कर दी, तो वो हैकर के पास जो आपके फ़ोन का एक्सेस था वो चले जाएगा, वो एक्सेस हट जाएगा। दूसरा कंडीशन है, अगर आपको वो एपीके फाइल नहीं मिलती, लोग बोलते हैं आप फ़ोन फॉर्मेट कर दो, बट देखिए फ़ोन फॉर्मेट करना मैं कहता हूँ बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा डेटा फ़ोन का बैकअप ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, प्लस आपके जो ईमेल अकाउंट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग्ड इन है उनके पासवर्ड आपको याद है, नहीं है, नए फ़ोन में कभी वो लॉगिन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सो फ़ोन फॉर्मेटिंग इज़ वेरी क्रिटिकल। वो मैं आप 1% एक्सेप्शनल केस में कहता हूँ करिए। उसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, जब हमारे फ़ोन में एपीके आ जाती है तो ये हैकर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं। अब कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने के 2 सिंपल से तरीके हैं। पहला तरीका है, आप टेलीकॉम प्रोवाइडर पास जाइए या उसको कॉल कीजिए, उनको कहिए मेरे फ़ोन की कॉल फॉरवर्डिंग चालू है तो बंद कर दें, या फिर आप ##21# ये डायल कर सकते हैं। ##21#। ##21#। ओके। इससे आपके फ़ोन की अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी, मतलब किसी भी नंबर पे आपका कॉल या एसएमएस या फैक्स या डेटा कॉल्स नहीं जाएगा, एंड ये सारी सिम पे सारे फ़ोन में चल जाता है। तो आप व्हाट्सएप हैकिंग के केसेस सुनेंगे, हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है, हमारा व्हाट्सएप और कोई चला रहा है, तो इसमें लोग पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने में वो फ़ोन की सिम जो है वो रीइश्यू करवा के आ जाते हैं, जो कि सबसे गलत मैं कहूँगा स्टेप रहता है। इसलिए आप एक सिम रीइश्यू करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से 24 घंटे तक उस पे कोई ओटीपी नहीं आएगा। आपने नई सिम ले ली, आप व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपको एक एसएमएस पे कोड भेजेगा, आपके पास कोड आएगा ही नहीं 24 घंटे तक, क्योंकि आपने सिम नई रीइश्यू कर ली, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको इसीलिए नई सिम नहीं इश्यू करवानी है, आपको आपका सिर्फ व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करना है, बट उसके पहले आपको कॉल फॉरवर्डिंग बंद करनी है। अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग बंद नहीं करी है और आपने व्हाट्सएप वापस इंस्टॉल करा है, तो आप सोचिए व्हाट्सएप वापस इंस्टॉल हो गया, बट अभी भी मेरे एसएमएस के ओटीपी हैकर के पास जा रहे हैं, तो हैकर वापस उसके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा, आपका ओटीपी उसके पास आएगा व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन ओटीपी डालेगा, व्हाट्सएप वापस आपके फ़ोन में से बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्रोनोलॉजी में चलना चाहिए कि मैं पहले कॉल फॉरवर्डिंग बंद करूँ, फिर मैं अपना व्हाट्सएप वापस से रीइंस्टॉल करूँ, और अगर एपीके फाइल इन्वॉल्व थी तो कॉल फॉरवर्डिंग बंद करूँ, एपीके फाइल को अनइंस्टॉल करूँ और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप वापस से रीइंस्टॉल करूँ। तो ये क्रोनोलॉजी ज़रूरी है समझना। ओके। आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अकाउंट हैक हो जाते हैं, या इन्फ्लुएंसर है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनका फुल टाइम करियर ही इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब है। ऐसे में अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए या सस्पेंड हो जाए, तब हमारे पास ऐसे कौन से लीगल राइट्स होते हैं कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का अपील सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, इंस्टाग्राम जो है वो मेनली पूरा एआई बेस्ड चलता है, पूरा एआई बेस्ड एनफोर्स है, एंड जो इंस्टाग्राम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब देखिए इंस्टाग्राम पे बिलियंस ऑफ यूज़र्स है, ग्लोबली चलता है, तो हो सकता है लाखों यूज़र्स उसमें से दिक्कत फेस करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो तो अनडाउटेड है, क्योंकि एआई जो है, एआई के पास आईक्यू नहीं रहता है। एआई को तो हमने एक इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, वो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना सिक्योरिटी सिस्टम चलाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर अकाउंट हैक होता है किसी का, अब 2 कंडीशन हमारे पास है, एक अकाउंट हैकिंग की, एक अकाउंट डिसेबल करने की, डिसेबलमेंट की। अब अगर अकाउंट हैक होता है तो जितनी बड़ी कंपनीज़ है, भले वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर हो सकता है कि ट्विटर, लिंक्डइन, जितनी कंपनीज़ हैं उनका ऑटोमेटिक एआई एनफोर्समेंट सिस्टम चलता है। जिस डिवाइस में आप पहले वो अकाउंट चलाते थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने जिस डिवाइस में वो अकाउंट चलाया है, उसी डिवाइस से आप उस अकाउंट को वापस रिकवर कर सकते हैं। भले आपका अकाउंट पे नंबर चेंज हो गया हो, भले आपके अकाउंट पे ईमेल चेंज हो गया हो, बट वो सेम रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस, टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि आपको एक रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस यूज़ करना है। सो रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ये कहती है कि जिसमें आपने पहले वो अकाउंट चलाया हो। अब मान लीजिए अगर मेरा अकाउंट हैक हो गया और मैं किसी दूसरे फ़ोन से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो देयर आर वेरी रेयरेस्ट चांसेस कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि दूसरा डिवाइस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस नहीं है। बट अगर मैं मेरे ही फ़ोन से वापस कोशिश करूँगा, तो अब यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम जो है वो एक वेरिफिकेशन सिस्टम दिखाएगा कि आपका सेल्फी सबमिट कीजिए। सो वो आपका सेल्फी लेगा, सेल्फी सबमिट होगा, सेल्फी एआई के पास जाएगा, एआई चेक करेगा आपके अकाउंट पे जो फ़ोटोज़ हैं वो फेस, और जो हमने फेस सबमिट करा था रियल टाइम में सेल्फी लेके, वो दोनों फेस मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो फेस मैच होते हैं, वो आपको आपके ईमेल पे एक नई पासवर्ड रीसेट लिंक भेज देता है, तो वो 10 मिनट में रिकवर हो जाता है, क्योंकि एआई बेस्ड चलता है।
अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन थी डिसेबल हो जाता है। तो डिसेबल होने के बाद भी इंस्टाग्राम का इन एप्लीकेशन अपील सिस्टम दिया हुआ है कि आप अपील कीजिए, वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, हो सकता है आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड मांगे, सेल्फी मांगे, आपके ईमेल एसएमएस पे ओटीपी भेजेंगे वेरिफिकेशंस के लिए, एंड वो अपील सबमिट हो जाएगी। अब वो उनकी टेक्नोलॉजी वो उसको रिव्यू करती है, रेयरेस्ट केस में ह्यूमन भी रिव्यू करते हैं, एंड वो आपका अकाउंट फिर वापस चालू कर देते हैं। तो ये हमारे पास इन ऐप या यूज़र बेस्ड जो सपोर्ट सिस्टम है वो है। अब यहाँ जो मैंने आपको कहा कि फिर भी लाखों यूजर्स इशू फेस कर रहे हैं, वो ये इशू फेस करते हैं कि अकाउंट हैक हो गया, रिकवर ही नहीं हुआ, इन ऐप जो सपोर्ट है उससे भी रिकवर नहीं हुआ, या हमारा हैक होकर डिसेबल हो गया, अब हमारे पास परमानेंट डिसेबल हो गया, हमारे पास अपील का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। सो इन केसेस में हमारे पास काफ़ी सारे लीगल राइट्स है। हम इंस्टाग्राम मतलब जो भी बड़ी कंपनीज है जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, हम इनको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस में हम सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि इस तारीख को हमारे इस क्लाइंट का यूज़र का अकाउंट हैक हुआ था, हैक होने बाद हैकर ने मिसयूज़ करा था, जिसके कारण एआई ने अपना वॉलेशन एनफोर्स करके उस अकाउंट को डिसेबल कर दिया। मेरे यूज़र द्वारा कोई भी गतिविधियाँ नहीं की गई थी, और जो गतिविधियाँ की गई थी वो एक हैकर ने करी थी, एंड आपके सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं, टेक्निकली आप ऑडिट कर सकते हैं उसका कि वो अकाउंट और किसी कंट्री से चल रहा था और कोई पर्सन चला रहा था। सो लीगली हम मेटा को और दूसरी कंपनी सोशल मीडिया कंपनीज को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस के माध्यम से हम हमारे यूज़र का अकाउंट रीइंस्टेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, सेल्फ हेल्प सपोर्ट ऑप्शन जो कि ऐप में ही दिए रहते हैं, वो ऑप्शंस वर्क नहीं करते तो लीगली हम उनको नोटिस भेज सकते हैं। अगर वो नोटिस रिजेक्ट करते हैं तो हम उनको फिर कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑल्सो, ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल। ऐसा क्रिएटर और या नॉर्मल कोई भी आदमी ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो करे जिससे उसका अकाउंट सस्पेंड या हैक होने से बच जाए? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इंस्टाग्राम की बात है क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स आपको इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इनका जो एआई मेटा का जो एआई एनफोर्समेंट सिस्टम है वॉलेशन के टर्म्स में, वो बहुत ज़्यादा पेक्युलर है हर चीज़ के लिए। मान हुँ, लीजिए 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपने उसके प्राइवेट पार्ट पे सिर्फ टच कर दिया मस्ती में या मार दिया। अब इंडिया में आप देखोगे तो पीपल लाफ कि ये 2 बच्चे लड़ हुँ। रहे हैं, तो हम उसको ऐसे हँसते देखेंगे, अरे उसने उसको मार दिया, लाइक हाँ, हाँ, हाँ। मस्ती-मस्ती में। हाँ, हाँ। बट इंस्टाग्राम के लिए वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा, और अगर ऐसा कुछ वीडियो आप डालेंगे तो आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे अंडर ओके। द वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हमारे लिए वो मस्ती थी। हम देखते हैं जैसे आप देखेंगे कि जहाँ पे छोटे-छोटे एरियाज़ हैं, जहाँ बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं समथिंग, किसी ने वो रील रिकॉर्ड करके डाली, तो वो चाइल्ड न्यूडिटी में आ जाएगा और वो चाइल्ड न्यूडिटी में वो अकाउंट बंद हो जाएगा। सो यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो एक बहुत छोटे से हम जहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं। हुँ, अब ऐसे बड़े-बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जहाँ पे अगर आप उनका नाम ले रहे हैं या उनको प्रमोट कर रहे हैं या उनका जैसे बायो में नाम लिख रहे हैं, तो बहुत कॉमन से वर्ड्स है, नेम से, कभी हो सकता है कोई हिटलर का वर्ड यूज़ कर रहा है, हो सकता है हिटलर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, एंड लोग जो स्कैम करते हैं वो बोलते हैं आप बायो में ये वर्ड लिखिए, और हो सकता है आप ये लिखिए हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं उसके ऊपर, एंड आप बायो में उसको मेंशन कीजिए, हम आपको प्रमोशन के पैसे देंगे। तो लोगों को नहीं पता ये वर्ड जो है ये टेररिस्ट का वर्ड है और ये बैंड है प्लेटफॉर्म पे। वो जैसे ही बायो में लिखेंगे तो डेंजरस इंडिविजुअल्स की पॉलिसी में वो अकाउंट बंद हो जाएगा, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में वो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया कि चाइल्ड का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, डेंजरस इंडिविजुअल्स का एग्जाम्पल ले लिया। यहीं पे अब एक और चीज़ आती है कॉपीराइट। तो देखिए, एक क्रिएटर ने एक वीडियो शूट करा, एंड कॉपीराइट देखिए बहुत एक्सटेंसिव तरीके से चलता है। मान लीजिए कि मैं राम मंदिर गया, मैंने एक राम मंदिर का फुटेज ड्रोन से शूट करा, और वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई आता है, उन्होंने उन्होंने भी ड्रोन से फुटेज शूट करा है, ठीक है। तो अब वो ड्रोन वाले फुटेज सबके सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं। तो क्या मैंने अगर शूट करा तो क्या कोई मेरे पे कोई दूसरा क्रिएटर उसका मुझे कॉपीराइट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, क्योंकि शूट तो हर जना कर सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग टॉपिक हो गया। अब यहाँ तो ये रियल कॉपीराइट की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, किसी को अगर मेरा अकाउंट डाउन करना है तो वो जान करके फेक कॉपीराइट, जो हैकर रहते हैं वो आजकल आईपीआर, जो इंस्टाग्राम का आईपीआर सिस्टम है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फेक कॉपीराइट्स भेज रहे हैं, एंड फेक कॉपीराइट्स भेज के वो अकाउंट को डिसेबल करा देते हैं, एंड वो फिर एक्सटॉर्शन के नाम पे पैसे मांगना शुरू करते हैं कि आप पैसे दो वरना हम आपका कॉपीराइट रिटेक्ट नहीं करेंगे। तो एक नया स्कैम भी आ गया, प्लस ये जो मेन आईपीआर सिस्टम बना उसको हैकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है फ्रॉड एंड डिसेप्शन। अब जो क्रिएटर्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं, उनको ब्रांड कोलैब आते हैं, उनको कॉलम में तो यही करना है कि प्रोडक्ट आया, हमको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है कि ये प्रोडक्ट इतने, मान लीजिए 100 रुपीज़ का ये शैम्पू है, और ये हुँ, शैम्पू आपके बालों को इतना स्वच्छ और ऐसा रखेगा, ठीक है। हुँ, अब ये तो कॉलम आया। अब मेटा का प्लेटफॉर्म जो एआई है उसे लग रहा है कि आप अब
एक ब्रांड कॉलैब उसने देखा, 2 ब्रांड कॉलैब देखे, उसने देखा कि अरे ऐसा तो नहीं कि ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और वो आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे कि फ्रॉड या डिसेप्शन यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं यूज़र पे। अब ये वो कैसे सीखा? आप देखेंगे क्रिप्टो के काफ़ी सारे स्कैम प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के स्कैम हो रहे हैं, तो जहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू या गारंटी वाली चीज़ें रहती है, एआई उसको वॉयलेशन में ले लेता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की गारंटी कैसे कोई दे सकता है? वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स और स्कैम्स बहुत सारे हो रहे थे। तो आज अगर आप वर्क फ्रॉम होम का कुछ प्रमोशन करेंगे 10 दिन तक, मैं आपको बता रहा हूँ 11वें दिन आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के स्कैम्स कॉमन हो गए थे। भले अब आप रियल में भी आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो एआई तो उसको स्कैम में ले रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म पे एनफोर्स है। जैसे आपने बताया कि एक वर्ड आप अपने बायो में लिखते हैं और आपका अकाउंट चला जाता है। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक क्रिएटर है, उसके पास एक प्रमोशन आया कि आपको ये हमारा नाम लिखना है, मे बी ग्लोरियस हिटलर। उनने वो लिख दिया और उनने फ़ोन नंबर ले लिया कि हम आपको इसमें पेमेंट इसके बाद करेंगे। तो विदिन 5 मिनट्स उसका अकाउंट डिसेबल हो गया। देन उसके बाद मैसेज आता है कि हमने आपका आपका अकाउंट हैक कर लिया है और आप हमें 10,000 दो, हम आपको अकाउंट वापस कर देंगे। तो ऐसे में उस बंदी की तो मतलब उसको लैक ऑफ नॉलेज है, उसने कर दिया। अब उसका अकाउंट चला गया। अब इस केस में इंस्टाग्राम अपील सिस्टम वर्क करेगा, वापस आएगा अकाउंट? देखिए, दोनों चीज़ें इसमें हैं। इंस्टाग्राम का अपील सिस्टम मेजर कंडीशंस में वर्क कर लेता है। वो अपील डालेंगे, वेरिफिकेशन सबमिट करेंगे, उनका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट होते से उनको वो वर्ड वहाँ बायो में से रिमूव करना है। अगर ये कंडीशन नहीं चलती, अगर अकाउंट डिसेबल हो जाता है, तो हमने देखा अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑप्शन जो हमारे पास हैं, हम एक लीगल अथॉरिटी हायर कर सकते हैं, और हम लीगल अथॉरिटी हायर करके मेटा को एक लीगल डॉक्यूमेंट और लेटर भेज सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है उसका ये पर्टिकुलर स्कैम हुआ था एंड समवन हैज़ एक्सप्लॉइटेड द इमोशंस ऑफ आवर यूज़र बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड हिटलर। तो हम वो चीज़ फिर इंस्टाग्राम को लीगली भेज सकते हैं बाय डॉक्यूमेंट्स, एंड वो अकाउंट को फिर रीइंस्टेट करवा सकते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एट टाइम्स, बट हाँ, वो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। आज का दौर एआई का दौर है। इसमें आजकल एआई वॉइसेस यूज़ करके डीपफेक वीडियोज़ बना के एकदम रियलिस्टिक वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, जिससे स्कैम करना और भी आसान हो गया है। तो इसको अपना लोग कैसे देखता है? देखिए, अभी लीगली बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर हैं, क्योंकि हमारा आईटी एक्ट जो है वो अपग्रेडेशन पे चल रहा है। आईटी एक्ट के बाद आईटी रूल्स आया था, आईटी रूल्स के बाद डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है अभी, एंड अभी जो हमारा मेन आईटी एक्ट 2000 जो पुराना चल रहा है, जो कि बाद में 2-3 बार अपडेट ज़रूर हुआ है, बट पूरे एक्ट को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, एंड जो गवर्नमेंट है वो इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। सो चैलेंजेस अभी काफ़ी सारे हैं, बट जैसे एआई की आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं, डीप फेक्स बन रहे हैं, डीप न्यूज़ बन रहे हैं, एंड इनफैक्ट मेरे पास भी कपल ऑफ केसेस जो लास्ट वीक के ही थे। मैं खुद 2 मिनट तक शॉक था कि यार इतना रियलिस्टिक और इतना प्रिसिशन से एआई काम कर रहा है कि एक हमारी नेकेड आई भी पता नहीं कर सकती ये रियल है कि ये फेक है, कि इसमें से रियल कौन सा फेक कौन सा है, आप भी नहीं पता कर सकते। तो वो काफ़ी चीज़ें हो रही है, बट अब ये चैलेंजेस जो हैं इनको कवर करने के लिए यही मैं कहता हूँ, जैसे लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स एआई के बन गए हैं, एंड उससे अपनी पीआईआई पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, एंड एआई उनके वर्ड्स, उनके कीवर्ड्स, उनके सेंटेंस, उनके इमोशंस को स्टडी कर रहा है। देखिए, एआई के पास आईक्यू नहीं है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एआई का ज़ीरो ही रहेगा, वो सिर्फ एक लर्निंग मोड पे चलेगा। तो एआई के पास कभी इमोशंस नहीं आएंगे, एंड वो आपके इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहा है वो उसको प्रोसेस कर रहा है, एंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो आपके अगेंस्ट डेफिनेटली यूज़ भी कर सकता है। सो मेरे हिसाब से है कि एआई कैन बी इक्वली डेंजरस ऑल्सो, एंड इक्वली डेंजरस एआई कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट ह्यूमंस ऑल्सो। आपने कुछ कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे अराउंड द ग्लोबली वर्ल्ड के, कि एआई की मतलब रोबोट था, रोबोट ऑटोमेटिक चालू हो गया, उसने रोबोट ने कुछ मतलब चीज़ें इलीगल चीज़ें कर ली। आपने काफ़ी ऐसे केसेस सुनेंगे, मतलब एक तरह से कि रोबोट रोग चले गया या एआई रोग हो गया। तो ऐसे केसेस आप सुनेंगे, ऐसे केसेस हैं भी, बट वो न्यूज़ में बहुत सारे आ पाते हैं, बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। बट या आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एआई से शेयर कर रहे हैं, दैट कैन बी इक्वली डेंजरस इन द फ्यूचर। रीसेंट आपके पास कोई केस आया है जो एआई से रिलेटेड हो? जी, एक केस था, उसमें एक यंगस्टर के सुसाइड का केस था। सो आई रेड दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, एंड उस कन्वर्सेशन में वो जो बच्चा था, लाइक ही वाज अ चाइल्ड, उस चाइल्ड ने कुछ अपने सेंसिटिव फ़ोटोज़ कहीं शेयर कर लिए थे, एंड वो एआई से काउंसलिंग की कोशिश कर रहा था कि एआई मुझे समझाए, एंड ओके। एआई उस लेवल की काउंसलिंग नहीं कर सकता है, एंड एआई उस तरह का समझा भी नहीं सकता, बिकॉज़ एआई के पास इमोशंस नहीं है। वो बच्चा उस चीज़ों को ढंग से ले नहीं पाया, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। उनने चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव ले ली थी, एंड ही टुक द स्टेप ऑफ सुसाइड दैट टाइम। सो ये अब देखिए, एआई यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले करके गया, प्लस
एआई ने उसे कितना इंस्टिगेट करा नेगेटिव तरीके पे जाने में, वो हमें नहीं पता, क्योंकि अब वो एआई से कितने दिन तक क्या-क्या बातें कर रहा था। लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन अ क्वेश्चन मार्क। सो हाँ, एआई यहाँ पे एक, आप कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं दे सकता है। एआई आपकी हेल्प कर सकता है बट आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे नहीं, सकता बिल्कुल है। ईक्यू तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। ओके। जैसे आप देखते हैं कि पहले सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर इनके डीप फेक वीडियोज़ बना के सर्कुलर किए जाते थे। बट आज की डेट में आम जनता के भी डीप फेक वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। लाइक मैं एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, उसमें आया था कि एक 2 पार्टनर हैं। एक पार्टनर ने उसको एक वीडियो भेजा कि ये इतने पैसे इसको दे दे, शाम को मैं बाँटता हूँ। अब शाम को जब वो पहुँचा तो उसने बोला कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो बोला बट कौन से बट पैसे हैं? सामने वाले ने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई वीडियो ही नहीं भेजा है। तो वो इतना रियलिस्टिक था कि उसके पार्टनर को समझ ही नहीं आया कि ये फेक है। तो जी। ऐसे में मतलब कैसे इससे बचा जाए? देखिए, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर एक न्यूज़ थी, पर उसमें तो और आपको मतलब अगर मैं एआई का एग्जांपल लूँगा, एक लाइव मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में 10 जने थे। 10 जनों में से एक इन्वेस्टर था और बाकी एक जो जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा था, उसके सीईओ, सीएफओज़ और टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स थे। हुँ, अब हुँ। वो 10 जनों की मीटिंग में वो सब 10 जो 9 जने थे, वो एक सिंगल इन्वेस्टर को थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में, मतलब उससे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। वो उन 9 जनों से कन्विंस हो गया, उसने उन कंपनी से मतलब बात करी, उन्होंने एक बैंक अकाउंट डिटेल्स दी, उसने उसमें समथिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें पे करे। उसको 7-10 दिन बाद पता चलता है कि ये जो 9 जने जिनसे मैं बात कर रहा था, ये सब के सब एआई थे। इन सब ओरिजिनल पर्सन से मेरी कभी बात ही नहीं हुई है। ओके। एंड एवरीथिंग वाज एआई, रियल टाइम में रिप्लाई कर रहे थे। तो जैसे रियल टाइम में हम बात कर रहे हैं, वैसे रियल टाइम में एआई उसको रिप्लाई कर रहे थे विद दैट पर्टिकुलर फेस ऑफ द पर्स पीपल ऑफ द कंपनी। तो ये अब देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे वेरिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कॉमन स्कैम में था कि फ़ोन आ रहा था कि आपके पापा ने बोला आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो आपका यूपीआई या नंबर बताइए। मैं फ़ोन चालू रखता हूँ, फ़ोन नहीं रखने देते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, मेरे को जल्दी 20,000 भेजना है आपको, मैं बिज़ी हूँ। फिर वो 20,000 हुँ, भेजने के चक्कर में आपके अकाउंट से 20,000 कट जाते हैं। अब उसमें उन्हें अब लोग अवेयर हो गए कि ये स्कैम कॉमन है। तब उन्होंने ये डीप फेक का यूज़ करके मतलब ऑडियो भी मतलब एआई से मैनिपुलेट करना शुरू करा कि अब पापा की आवाज़ में ही फ़ोन आ रहा है। भले नंबर हुँ। दूसरा होगा कि हेलो बेटा, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे पैसे भेज दो 10,000 रुपए। अब पापा की आवाज़ आ गई, उनको लोगों को पता चल गया कि चलो ऑडियो भी मैनिपुलेट हो रहा है। अब उन्होंने वीडियो को फ़ॉर्ज करना शुरू कर दिया कि वीडियो कॉल आ रहा है, दिख तो मेरे पापा ही रहे, बट ये मेरे पापा नहीं हैं। हुँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई कि यार मेरे पापा के नंबर से फ़ोन आएगा तो ही मैं उठाऊँगी। अब हुँ। फ़ोन भी पापा के नंबर से आया, आवाज़ भी पापा की, बट पापा ने फ़ोन ही नहीं लगाया। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। नंबर भी पापा का, अगर मैंने पापा का नाम सेव करके रखा है अमन, तो वो अमन लिखा हुआ आएगा। अगर मैंने पापा नाम से सेव करके रखा है पापा लिखा हुआ आएगा। पापा के फ़ोन से ही मुझे फ़ोन आया, आवाज़ भी पापा की थी, पापा ने नंबर भी दिया और पापा ने बोला इस पे 5,000 रुपए अर्जेंट में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। बट पापा घर आए तो पापा ने बोला मैंने तो कोई फ़ोन ही नहीं लगाया तुम्हें। तो ये जो है, ये फ़ोन कॉल स्पूफिंग टेक्निक हो गई है। इसमें क्या होता है, आपको जिस फ़ोन से फ़ोन मतलब आपको जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है, उन्होंने आपको कभी कॉल ही नहीं करा। वो एक इंटरनेट नंबर रहता है मास्क्ड विद द ओरिजिनल नंबर। ओके। तो जैसे वो एक इंटरनेट नंबर इंटरनेशनल नंबर है, उसके ऊपर एक ओरिजिनल सा अपना नंबर जो सामने वाला दिखाना चाहता है आपके फ़ोन में, ये दिखाएगा, मतलब आपकी कॉलर आईडी पे ही दिखाएगा। इसे फ़ोन कॉल स्पूफिंग कहते हैं। तो फ़ोन कॉल स्पूफिंग की टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं और उसमें ये ऑडियो मैनिपुलेशन की टेक्निक यूज़ करके वॉइस क्लोन और वॉइस चेंजर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपके ओरिजिनल पर्सन की वॉइस भी निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा दिया उन्होंने। ट्रू। ट्रस्ट अब फैक्टर पिताजी बोल रहे हैं तो पैसा तो ट्रांसफ़र करना करने ही पड़ेगा। पड़ेंगे। तो ऐसे एक्चुअली ये केसेस मैं आपको तो बहुत अभी इसमें इंटेंसिटी नहीं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन दोनों इक्वल केस थे कि फ़ोन आया कि इन्होंने बोला यहाँ पे आ जाओ, इनके फ़ोन से मैं गया था, एक सुनसान एरिया था, मुझे किडनैप कर लिया। ओके। क्योंकि नंबर तो वही था किसी नोन पर्सन का। तब ये फ़ोन कॉल स्पूफिंग में बहुत सिंपल है। अगर आपको डाउट है कि ये पर्सन पापा है कि नहीं है, आप फ़ोन को उसी वक़्त डिस्कनेक्ट करके वापस अपने पापा के नंबर पे कॉल कीजिए। तो जब हम फ़ोन डिस्कनेक्ट करके वापस कॉल करते हैं, तो ओरिजिनल नंबर मतलब पापा को कनेक्ट होगा, ना कि वो इंटरनेट कॉल पे कनेक्ट होगा, मतलब जो एक इंटरनेशनल नंबर था। तो अगर कोई डाउटफुल रहता है इन चीज़ों में, जैसे आपने पूछा कि हम इन सिचुएशन में कैसे पता लगाएँ? तो इन सिचुएशन में पता लगाने का एक ही तरीका है, मैं बोलता हूँ फ़ोन कट कीजिए और उसी वक़्त वापस कॉल बैक कीजिए। ओरिजिनल नंबर पे कॉल कीजिए, ओरिजिनल नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, नहीं लग रहा है तो पैसे मत भेजिए। ओके। क्योंकि ये देखिए,
अब ओरिजिनल नंबर क्यों नहीं लग रहा है? वो हैकर ने कुछ ऐसा प्लान तो नहीं करा कि इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, फ़ोन गिरा देंगे, फ़ोन तोड़ देंगे, चलते-चलते इनका फ़ोन कहीं गिरा दिया, फिर टेक मतलब स्कैम आके करा है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो जब तक पापा से प्रॉपर बात नहीं हुई या डाउटफुल रहे तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में ही फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए, वरना मत लीजिए। हाँ, आपने अभी जैसे बताया कि किडनैपिंग भी इसके थ्रू हो रही है। एक केस मुझे याद आया कि एक बच्ची है, वो स्कूल के लिए सुबह निकलती है। 15 मिनट बाद उसके पिताजी को कॉल आता है कि आपकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है और हमें आप 10 लाख रुपए भेजिए 15 मिनट में, नहीं तो हम इसको मार देंगे। और पिताजी बोलते हैं कि यार मेरी बेटी तो स्कूल गई है, मैं कैसे मानूँ आपके पास मेरी बेटी है? बोलती है आप बात कर लीजिए। वो बात कराते हैं, उनके पास वॉइस आती है उनकी सेम बेटी की कि पापा मैं किडनैप हो गई हूँ, बहुत मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। तो इमोशनली आप कैसे सँभालेंगे, आपका बेटा किडनैप हो गया है। तो उनके पास कॉल आया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो 10 लाख रुपए 15 मिनट में उन्होंने बोला कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने 10 मिनट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। उसके बाद बोला कि मेरी बेटी कहाँ है, मैं लेने आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक लोकेशन शेयर की, वो निकल गए। उसके बाद उन्होंने जाते-जाते स्कूल कॉल किया प्रिंसिपल को कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है, बताने के लिए और जानने के लिए कि कैसे क्या हुआ। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी बेटी तो हमारे स्कूल में है, वो तो किडनैप हुई नहीं है। तो ऐसे में ये स्कैम हुआ एक, इसके साथ ही साथ फिर डिजिटल अरेस्ट लोग हो जा रहे हैं। मतलब लोगों को इतना रियलिस्टिक पुलिस वाले बन के या फिर करके बता दे रहे हैं सीबीआई कि ऑफिसर, कोर्ट। हाँ, या तो इमोशनली उनको इतना डरा दे रहे हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, हमें इतना पैसा दे दो। तो इन सबको आप कैसा देखते हैं? इसमें बताइए कुछ आपके पास रिसेंट देखिए, केस जो आया हो? आपने वो एग्ज़ाम्पल बताया था कि उन्होंने 10 लाख रैंसम दे दी थी, वो 10 लाख रैंसम का तो बहुत सिंपल सा है। उन्हें मैंने आपको कहा ना, वेरिफ़िकेशन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें पैसे देने के पहले एक बार स्कूल में वेरीफ़ाई करना चाहिए था कि मेरी बेटी स्कूल में अभी है कि नहीं है। अगर है तो आप बात कराइए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो कॉल करके आप बात करवाइए, सो दैट सामने वाले को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाए। हुँ, सो हुँ, कोई हुँ। भी केस हो, यहाँ पे क्या है, फ़ियर मैंने आपको बताया था। जैसे जो जितने भी हैकर स्कैम्सर्स हैं, वो हैप्पीनेस, फ़ियर, हरी, टाइम जल्दी-जल्दी, तो वो एक ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आप एक रैपिड डिसीजन ले लो। रैपिड डिसीजन जैसे 10 लाख रुपए दे दिए। रैपिड डिसीजन जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, मतलब डर गए तो लोग बैंक जाके अपनी एफडी तुड़वा के भी पैसे दे रहे हैं। हुँ, और हुँ, वो हुँ। कॉल ऐसे करते हैं, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं, हम सीआईडी ऑफिसर बोल रहे हैं, इनफैक्ट कोर्ट से बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा एक फेक साइट बना लेते हैं। बैकग्राउंड में एक फ्लेक्स लगा रहता है कि पुलिस का बैनर लगा हुआ है, एक टेबल पे पर्सन बैठा हुआ है पुलिस की ड्रेस में और वो आपसे बात कर रहा है। फिर ऐसे ये बिल्कुल एक पर्सन ने तो पूरा ऐसे नकली कोड बना लिया था कि सामने जज साहब बैठे और वीडियो कॉल पे जज साहब बात कर रहे हैं और जज साहब बोल रहे हैं कि आपको इन्होंने डिजिटल अरेस्ट करा, आप किसी और को फ़ोन नहीं लगा सकते हो। तो सामने वाला डर जाता है कि हम किसी का फ़ोन नहीं लगा सकते हैं। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंट केसेस में जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी गया है डिजिटल अरेस्ट में, वो 22 करोड़ रुपए गया है। जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था, पहले 15-14 पॉइंट समथिंग आया था, फिर 22 सीआर का भी डिजिटल अरेस्ट अभी हुआ है। अब डिजिटल अरेस्ट में जनरली आप देखेंगे तो एजेड लोग हैं, वही थोड़ा-सा उसमें फँस जा रहे हैं, वो विक्टिम बन रहे हैं एंड वो फ़ियर के कारण बन रहे हैं बिकॉज़ वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हुँ, हुँ। आप अरेस्ट वर्ड ज़रूर सुनेंगे, आप हाउस अरेस्ट वर्ड हाउस ज़रूर अरेस्ट। सुनेंगे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रावधान में नहीं है। तो अगर कोई आपको बोलता है आपको वर्चुअल अरेस्ट करा, आपको ऑनलाइन अरेस्ट करा, आपको डिजिटल अरेस्ट करा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो लोग डिजिटल अरेस्ट में फँस जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऐसा कोई कॉल या चीज़ आ रहा है तो यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आपको कोई बोल रहा है आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, आप बोलिए ठीक है मैं थाने जा रहा हूँ। आप थाने जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट लिखवा दीजिए कि हाँ, मेरे को ऐसा कॉल आया है, सिंपल। कोई कह रहा है हम आपके घर आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट की चीज़ है, इसमें लोग क्यों फँसते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि मुझे कॉल आया डिजिटल अरेस्ट का, उन्होंने बोला कि हम आपके घर आ रहे हैं और मैं बोलूँगा हाँ, फर्जी है, आ जाओ, देख लूँगा मैं। और हुँ, नेक्स्ट हुँ। डे अर्ली मॉर्निंग मुझे 11 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक लाइव लोकेशन आती है इंदौर रेलवे स्टेशन की, और फिर वापस उस नंबर से कॉल आता है कि आपको तो मज़ाक लग रहा था ना, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, इंदौर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, आपके घर ही आ रहे हैं हम। फिर मोहल्ले के सामने ले जाएँगे खींच के आपको। तब हुँ, सामने वाला हुँ। देखता है लाइव लोकेशन है, लोकेशन लाइव नहीं है। लोकेशन, ओके। लाइव लोकेशन दिखा रहा है इंदौर रेलवे स्टेशन में, हो गया, मैं थोड़ा डर जाऊँगा। हुँ, हुँ, फिर हुँ। हो सकता है कि वो अब इंदौर कोई पुलिस स्टेशन की लाइव लोकेशन भेजे, मैं आ गया हूँ आपके नियर बाय थाने, यहाँ से पुलिस वाले आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था ना हम मस्ती कर रहे हैं आपके साथ, बस 10 मिनट में आपके घर आ जाएँगे। या तो आप बताओ कुछ सेटलमेंट करना है तो फ़ोन पे ही कर लो। तो सामने को लगता है ऐसा नहीं कोई आ जाए, फिर कॉलोनी में मेरा, मतलब सोसाइटी में मेरा नाम खराब होगा,
बोलेगा अभी 5,000 रुपये भेज दो, बाकी बाद में समझेंगे, 10,000 भेज दो, बाकी बाद में समझेंगे। तो बिल्कुल। मैं डर के मारे पैसे भेज दूंगा। अब पैसे भेजने के बाद क्या होगा, मुझे पता चला वो तो लाइव लोकेशन ही नकली थी, क्योंकि लाइव लोकेशन में मैनिपुलेट हो सकती है। मैं आपके ओके। साथ इंदौर में बैठा हूँ, एमपी में बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, मैं किसी को मेरी लाइव लोकेशन यहाँ से बैठे बैठे भेज रहा हूँ और उसको लाइव लोकेशन दिखा रहा, मैं तो दुबई बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा हूँ, लाइव लोकेशन। तो ओके। लाइव लोकेशन मैनिपुलेट हो जाती है। जनरली मैं कुछ अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशंस में वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके भी दिखाता हूँ। बट अब क्या है, देखिए कुछ जन उसका मिसयूज़ भी करते हैं। अब किसी को ऑफिस की छुट्टी चाहिए, वो बोलेगा कि मैडम मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ, मैं लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, आज मेरे को पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठना है, कुछ अर्जेंट काम है, कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, मैंने मेरी लाइव लोकेशन आपसे शेयर करी इस हॉस्पिटल में, आपको ऐसा है तो आप आ जाइए। तो अब इंसान को लगता है हाँ लाइव लोकेशन हॉस्पिटल की है, ठीक है, छुट्टी लेनी लेने दो। तो ये वो चीज़ों का क्या है, मिसयूज़ भी हो सकता है, और वो क्रिमिनल्स जो हैं वो तो एक टारगेट को कैप्चर करने के लिए किसी भी हद तक उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। सो जनरली जैसे फ़ोन कॉल स्पूफिंग थी, इसको लोकेशन स्पूफिंग कहते हैं। इसी में ईमेल स्पूफिंग भी होती है। तो अलग अलग टाइप की स्पूफिंग टेक्निक्स होती है, जो कि अब जो स्कैमर्स हैकर्स है वो ये एडवांस लेवल की स्पूफिंग यूज़ करके स्कैम कर रहे हैं, जहाँ पे आप यही नहीं समझ पाओगे कि रियल है कि फेक है। तो लोकेशन स्पूफिंग हो गई, फ़ोन कॉल स्पूफिंग हो गई, ईमेल स्पूफिंग हो गई। तो ये चीज़ों से बचना मुश्किल है, बट वो वही है, आप मैनुअली वेरीफाई कीजिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मत कीजिए। कोई बोल रहा है मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्यूआर भेज रहा है कि हॉस्पिटल का क्यूआर है, अर्जेंट में पैसे भेज दो। नेवर डू दैट पर्टिकुलर थिंग अनलेस यू टॉक टू द पर्सन फेस टू फेस और वेरीफाई योर सेल्फ कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, यहीं देखता हूँ, फिर यहाँ पे कर दूंगा। यू सी। स्कैम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आजकल अगर सच में भी कुछ हो रहा है तो भी लोग विश्वास नहीं नहीं कर रहे। ऐसा करते एक एग्जांपल है, अभी रिसेंटली एक लड़का सीधी से इंदौर आया। इंदौर में वो अपने दोस्तों के साथ क्लब गया, क्लब में जाके वहाँ पे उसका कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, पुलिस आ गई, पुलिस उसको ले गई। अब पुलिस वाले उसके पिताजी को कॉल कर रहे हैं कि आपका बेटा हमारे पास है और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, फेक कॉल है। वो उसके फ़ोन ही नहीं उठा रहे, 5-6 फ़ोन करे पुलिस वालों ने, उन्होंने उसका फ़ोन नहीं किया। फिर उनसे वीडियो कॉल पे बात कराई गई, तो भी वो बोल रहे हैं कि ये भी फेक हो सकता है। मतलब वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, इस चक्कर में बच्चा बेचारा रात भर जेल में रह जेल में रहा। गया। देखिए वही है कि टेक्नोलॉजी का जहाँ पे यूज़ है वहाँ मिसयूज़ है, जहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे इतने स्कैम्स बढ़ रहे हैं कि लोगों को रियलिस्टिक चीज़ भी नहीं समझ आएगी, और जो फेक को रियलिस्टिक दिखा रहा हो सकता है उसको रियल ले लें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये स्कैमर्स इनमें मतलब इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं कि लोग रियल नहीं समझ पाते हैं। इसमें मैं हमेशा इसलिए यही फोकस करता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ बहुत सरकमस्टेंशियल चीज़ें, मान लीजिए जैसे पुलिस स्टेशन की बात थी, तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ पुलिस स्टेशन है, तो वो गूगल से या कहीं से उस पुलिस स्टेशन का ऑफिशियल डायरेक्टरी का नंबर निकालते हैं, लैंडलाइन पे कॉल करते हैं और वहाँ से वो वेरीफाई करते हैं कि अच्छा बताइए मेरे बच्चे से बात कराइए। उसी वेरिफिकेशन के तरीके हैं कि ट्रू। ठीक है आप कौन से थाने से, मैं किसी को वहाँ पे भेज देता हूँ, एक बार वो चेक करके मुझे बता देगा। तो वेरिफिकेशन के काफ़ी तरीके होते हैं। यही है कि हमें उन तरीकों को एक्सप्लोर करना है, हमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, और हमें रैपिडली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना है, रैपिडली लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है, और ये सब जो टेक्निक्स है फ़ोन से कुछ भी डेटा शेयर करने की या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने बोला कि किसी की लिंक पे क्लिक नहीं करना है, बट अननोइंगली क्लिक हो गया और फ़ोन हैक हो गया या अकाउंट से पैसे चले गए। उस केस में जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वो पता चल गया कि इस अकाउंट में पैसे गए हैं, बट जो स्कैमर्स हैं वो ऐसे कौन से अकाउंट्स यूज़ करते हैं कि उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है? देखिए, अकाउंट्स को ट्रैक करना मुश्किल नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उसमें कहते हैं कि आप जितना जल्दी आप एक कंप्लेंट को रेज़ कर लें, जितनी जल्दी साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर लें या फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का टाइम को जनरली गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में अगर कंप्लेन हो गई, सो दैट्स अ गोल्डन पीरियड और अ गोल्डन आवर, बिकॉज़ रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ओके। जैसे आपने पूछा स्कैमस्टर्स क्या यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये स्कैमस्टर्स रेंटेड बैंक अकाउंट्स या म्यूल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, जो कि फेक रहते हैं। मान लीजिए कि मैं अब देखिए, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मतलब ये अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। सो मान लीजिए अगर मुझे एक फाइनेंशियल स्कैम करना है, मैं यहाँ से डेली क्या करूँगा, एक रैंडम जैसे एरिया में जाऊँगा जहाँ सब्जी वाले खड़े रहते हैं। एक सब्जी वाले से मैं 15, 20, 25 दिन तक रोज़ सब्जी खरीदूँगा। हो सकता है 200-500 रुपए की डेली सब्जी खरीदूँगा। वो मुझे जानने लग जाएगा कि अरे ये भैया तो नॉन है, रोज़ आते हैं। ओके, ऐसे मेरी ओके। उससे बातचीत होना शुरू हो जाएगी। हुँ, फिर हुँ, मैं हुँ। उनको बोलूँगा यार, फिर एक दिन उनके पास जाऊँगा, वो जैसे मेरी पहचान, मतलब ऐसे नोन हो गया थोड़ा-सा वो हाँ, म्यूचुअली। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बोलूँगा अरे यार, मेरे को किसी से 10 लाख रुपए मँगवाने थे, पता नहीं मेरे बैंक पे इश्यू आ रहा है। तुम्हारे बैंक में मँगवा लूँ क्या मैं? 10,50,000 तुम रख लेना। तो बोलेगा कि ठीक है भाई साहब, मेरे बैंक में आप पैसे मँगवा लो।
और फिर मैं क्या करूँगा, या तो उससे पैसे उसमें से मंगवा के विड्रॉ कर लूँगा, या उससे एटीएम कार्ड ले लूँगा, या उससे एक चेक बुक ले लूँगा, या चेक ले लूँगा जिससे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। फिर अगर मैं 10 लाख का कहीं स्कैम कर रहा हूँ, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आए, मैं पैसे विड्रॉ करके गायब हो गया। अब वो पर्सन तो मेरे को पर्सनली जानता नहीं कहीं पे भी, उसको तो उसके 50,000 रुपये मिल गए, वो बोलेगा कि ठीक है भाई साहब, थैंक यू, आपने मदद करी गरीब की, वो तो ऐसा बोल के छोड़ देगा। उसे नहीं पता कि 1 महीने बाद पुलिस वाले ढूँढते-ढूँढते मेरे पास आएँगे कि आपके अकाउंट में 10 लाख का फ्रॉड अमाउंट आया था, आपने ही वो करा होगा। वो बोलेगा नहीं भैया, एक अच्छे सज्जन थे, वो डेली मेरे से सब्जी खरीदने आते थे। तो पुलिस वाले बोलेंगे हमको कहानियाँ मत बताओ, ट्रू। हमने हज़ारों कहानियाँ सुनी हैं। वो बोलेगा कि नहीं, नहीं सज्जन बिल्कुल आते थे, उन सज्जन का मोबाइल नंबर, मेरे को मोबाइल नंबर तो नहीं है। तो यू नो दिस थिंग्स हैपन्स। तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है। अब वो ओके। अननोइंगली हुआ है, नोइंगली हुआ है, सेकेंडरी, बट दैट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट वाज यूज्ड इन अ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन। सो उस अकाउंट नंबर के अकाउंट होल्डर पे तो केस जरूर होगा, बिकॉज लीगली दैट पर्सन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्कैम। ही शुड नो दैट ही इज गिविंग और रेंटिंग हिज बैंक अकाउंट। आप अल्टीमेटली आप देखेंगे तो 50,000 के लालच में उन्होंने एक अननोन व्यक्ति को, जिसको सिर्फ 20-25 दिन से जानते हैं, उनको अपना दे बैंक दिया। अकाउंट दे दिया कि ठीक है आप पैसे मंगवा लीजिए। अब ऐसे काफ़ी केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब लॉ इन्फोर्समेंट पहुंचा एक जने को, उन्होंने मतलब एक घर पहुंच गए, घर पे अकाउंट होल्डर, अब अकाउंट होल्डर जो है वो एक बहुत गरीब सा व्यक्ति और विकलांग है, चल भी नहीं सकता है। अब आप बोलोगे कि इसके अकाउंट में 5 लाख फर्जी पैसा आया था, अब जो जो विक्टिम है वो खुद बोलेगा बोलेगा कि आप बोले तो इनको हम उठा के ले चलते थाने में रख देते। तो वो यू नो देयर इज एन ह्यूमन इमोशन, क्या बेचारा खाने के पैसे नहीं है, चल नहीं सकता है, पैर नहीं है, आप इसको उठा के ले जाके क्या करेंगे? यू सी दिस आर द थिंग्स हैपनिंग नो। सो ये ऐसे चैलेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। बट जनरली अब जो ये क्राइम होते हैं ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सबसे पहले 1930 जो अपना टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम कंप्लेन का, उस पर कॉल करके आप उसी वक्त ट्रांजेक्शन नोट करा के कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। अगर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप फ़ोन पे नहीं करना चाहते हैं तो www.cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की सेंट्रल वेबसाइट है, आप इस पे कंप्लेन कीजिए। ये सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, यहाँ से सेंट्रलाइज एस्केलेशन सिस्टम चलता है, एंड इंस्टेंटली विद इन हाफ एन आवर जो पैसा अगर उस अकाउंट में, तो वो फ्रीज हो जाएगा, उस उतने पैसे पे लीन लग जाएगा, वो पैसा कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा, एंड वाया फर्दर लीगल प्रोसीजर वो पैसा आपको रिवर्स आपके बैंक में मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी कुछ पैसा आपको लग रहा है कि मेरे 3,000 चले गए, 5,000 चले गए, 50,000 चले गए, 5 लाख चले गए, विदाउट एनी फर्दर डिले आप 1930 या साइबर क्राइम की वेबसाइट पे कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, डेटिंग साइट्स पे भी बहुत स्कैम होते हैं। हम दो लोग डेटिंग साइट पे मैच हुआ, मिले, फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो किसी रेस्टोरेंट ले गए, वहाँ पे इतना बड़ा बिल बन गया। सेकंड थिंग ये होता है कि मिले कुछ ऐसे, जो लड़के से भी गलती हो जाती है, वो मिल लिए उनसे कहीं होटल में मिल लिए, देन वो चेंज हो जाता है सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग पे। तो उस केस में अगर हम फंस गए, आप विक्टिम हैं, अब सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दूंगा, तब बंदा क्या करे? देखिए ऐसे काफ़ी सारे केसेस अभी कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट के भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स पास हुए हैं, काफ़ी सारे आप देखेंगे जो डिसीशंस थे रिसेंट के, उसमें कोर्ट ने लड़कों के फेवर में डिसीजन लिया है। बाकायदा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए प्रोबेबिलिटी इसलिए उसमें ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि सामने वाला उस पर्टिकुलर केस को किस तरह से डील कर रहा है। जो विक्टिम बना है, जो लड़का है मान लीजिए जिस पे केस हुआ है, उसके पास क्या एविडेंस है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो लड़की है जिसने केस फाइल करा, उसके पास क्या एविडेंस है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल लॉग्स, मैसेजेस, कन्वर्जेशन, स्क्रीनशॉट्स, काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी होती है, एंड उसके बाद एक एविडेंटल मतलब एक एविडेंस के बेस पे या सब्सटेंशियल एविडेंस के बेस पे एक डिसीजन बनता है। तो इनमें फंस जाता है कोई इंसान, विक्टिम बन जाता है, वो बहुत कॉमन है, बिल्कुल आई एग्री टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट मैं इसमें कहूँगा कि जब भी आप ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको सतर्कता मतलब बरतनी है कि आपको कर देखना है कि भैया कहीं ये स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ, ये एकदम से दूसरे दिन पे वीडियो कॉल पे आने को क्यों बोल रहे हैं, ये अभी मेरे से 1,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि आज रिचार्ज कर दो, ये क्यों बोल रहे हैं एकदम से कि चलो अपन एक फैंसी रेस्टोरेंट में 10,000 रुपये का बिल मतलब जहाँ आ जाएगा वहाँ खाना खाते हैं। तो अगर आपको आपको ये छोटी छोटी जो गेस्चर्स है ना, ये समझने हैं कि ये गेस्चर्स एकदम से दूसरे दिन ही कोई मेरे को बोल रहा है वीडियो कॉल करो वॉशरूम में जाके, क्योंकि ये सेक्सटॉर्शन में काफ़ी कॉमन स्कैम है कि यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो दिस, कैन यू प्लीज़ गो टू वॉशरूम, वी विल हैव अ वीडियो कॉल एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो इंस्टिंक्ट वहीं पे समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये स्कैम में 99 नहीं 100% ये
एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम देने के लिए एक स्कैमस्टर बैठा है। जैसे आप देखेंगे फेसबुक पे काफ़ी फेक प्रोफाइल बन रही थी एंजल प्रिया के नाम से। अब वो बहुत कॉमन हो गया था, बहुत एक समय था कि एंजल प्रिया फेक प्रोफाइल्स बन रही है। अब वो हुँ, फेक प्रोफाइल्स का नाम बदल गए हैं। कोई अब जो स्कैमस्टर्स है इंस्टाग्राम पे सब पब्लिक प्रोफाइल्स है क्रिएटर्स की, उनके पिक्चर्स चुराते हैं, एक फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, फर्जी प्रोफाइल से बात करने की कोशिश करते हैं और उन क्रिएटर्स के दूसरे फ़ोटोज़ उठा के उस पर्सन को भेजते कि सी आज मैंने ये पहना है, कल मैं ये सोच रही हूँ, और उस सामने वाले को पता ही नहीं कि ये तो रियल नहीं फेक प्रोफाइल है, एंड वो स्कैम होना शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो पहले से शादीशुदा हैं। अब आप कह रहे हैं कि केस करिए, केस करने पे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने देना तो वो विक्टिम हो गए हैं, वो फँस गए हैं बुरी तरह। अब उनको पैसा देना ही नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो उनका सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? कंप्लीट करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि कंप्लेंट ज़रूर कीजिए, सबसे पहली चीज़। हुँ, अगर हुँ। किसी को लगता है कि कम बाहर नहीं जाना चाहिए, एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, फाइल अ रिपोर्ट नो मैटर व्हाट। आप एफआईआर मत कीजिए, आप एक रिपोर्ट मतलब एक आवेदन ज़रूर दर्ज कराइए। प्लस सेकंड चीज़ जो जिससे आप मतलब कह रहे हो कि मैं आपका ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगी, आपके घर वालों को डीएम्स में भेजना शुरू कर दूँगी, एक्स-वाई-ज़ेड काफ़ी चीज़ें कॉमन है। सो मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स या जितने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन चल रहे हैं, इन पे काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप वो वीडियोज़ को रिपोर्ट कर सकते हो, मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हो, अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो एंड अकाउंट और ये वीडियोज़, मैसेजेस को टेक डाउन करवा सकते हो। और ये प्लेटफ़ॉर्म्स वो चीज़ को बिल्कुल मतलब सीरियसनेस से उस पर्टिकुलर केस को डील करके वो अकाउंट्स को टेक डाउन करते हैं। प्लस वो डिवाइसेस को भी परमानेंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अब उस डिवाइस से कोई नई आईडी नहीं बने या इस ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड ही नहीं होगा, बिकॉज़ देयर एआई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो फैलता जाएगा, तो देखिए उसका फुल स्टॉप अभी एकदम से कुछ नहीं है, बट सॉल्यूशंस ज़रूर हैं। आप इंस्टेंट अगर एक बार पैसा देना शुरू कर देंगे, सामने तो आपसे लाइफ टाइम पैसे माँगेगा। आपने एक बार ₹1000 दे दिए, बोलेगा चलो 1000 मिले, अगले 2 दिन बाद बोलेंगे आज 2000 दो, 3 महीने बाद बोलेंगे आज 15,000 दो। तो आप कब तक पैसा देते रहेंगे? लाइक कब तक आप एक पर्टिकुलर विक्टिम भेष में घूमते रहेंगे कि यार मैं क्या करूँ, मैं किससे शेयर करूँ? सो फाइलिंग अ रिपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट, रिपोर्टिंग टू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बोला कि आपका कोई भी डेटा सोशल मीडिया या वेबसाइट पे आ गया है, उसको रिमूव कराया जा सकता है। बिल्कुल। लाइक मेरे नाम से कोई फ़ेक वेबसाइट बना दी गई है, उसपे पता नहीं क्या-क्या डाल रहे हैं लोग। तो उसको रिमूव कराने का तरीका थोड़ा डिटेल में बताइए? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बनता है वो एक चीज़ अलग चलती है। हुँ, हुँ। कोई आपका पूरा एक नाम से वेबसाइट बना रहा है फर्जी, वो अलग चलती है। हुँ, अगर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपका अकाउंट बन रहा है, तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उन अकाउंट्स को इम्पर्सनेशन मतलब फर्जी आईडी या फेक आईडी बोलते हैं। हुँ, हुँ। इम्पर्सनेशन के तहत उस अकाउंट को बंद कर देता है। अभी रिसेंट में कुछ बीजेपी मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, उनके नाम पे फेसबुक पे फर्जी फेक आईडी बनी हुई है और चल रही है। हुँ, एंड हुँ, हुँ। उन्होंने पुलिस में एक आवेदन दिया हुआ है और पुलिस उस पे वर्क कर रही है, ट्रेसिंग ट्रैकिंग के लिए भी वर्क कर रही है, मेटा से डील कर रही है, डेटा मंगवा रही है ट्रैक करने के लिए, प्लस उस अकाउंट को टेक डाउन कर दिया है। तो देखिए अकाउंट जो बनता है फेक वो टेक डाउन हो जाता है, कंटेंट आपका जो रहता है वो टेक डाउन हो जाता है। अब बारी आई कि मेरे नाम से फर्जी वेबसाइट ही बना दी। तो वेबसाइट भी क्या है, वेबसाइट जहाँ पे होस्ट होती है, मतलब जहाँ वेबसाइट डली है या वेबसाइट अपलोड हुई है, उन कंपनीज़ के सर्वर मतलब उन कंपनीज़ के कस्टमर सपोर्ट या लीगल सपोर्ट पे मेल करके वहाँ से भी वो पर्टिकुलर वेबसाइट को टेक डाउन कराया जा सकता है। एंड दिस इज़ वेरी ईज़ी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी ईज़ी, इट इज़ वेरी कॉमन। इट्स जस्ट हमें ये नहीं पता है कि हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हुँ, हर हुँ। वेबसाइट का आज की तारीख में ग्रीवेंस ऑफिसर है। ग्रीवेंस ऑफिसर को यूज़र के ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल मैकेनिज़्म मतलब सॉल्यूशन देना ज़रूरी हो चुका है। एंड ये हुँ। पूरे इंडिया में हमारे आईटी रूल्स ने इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया है। बहुत बार सुनने में आता है, बहुत कॉमन हो गया है आजकल डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? और उसके बारे में जो बोला जाता है कि वहाँ पे सब इल्लीगल चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी आपको कराना है, वो डार्क वेब पे अवेलेबल है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखिए, डार्क वेब का सबसे मतलब जो एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में आता है कि किसी ने डार्क वेब बोला, तो हम ऐसा कह रहे हैं डार्क वेब मतलब चलो यहाँ पे तो कोई इल्लीगल एक्टिविटी ही हो रही है। डार्क वेब मेन रीज़न जिस चीज़ से बना था वो एनोनिमिटी के लिए बना था, एनोनिमस रहने के लिए बना था। दैट वाज़ द कोर आई कैन से द एम और द गोल और द फंक्शन ऑफ द डार्क वेब, कि यहाँ पे एनोनिमस रहे, यहाँ पे एनोनिमिटी रहे, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी, टू प्रोटेक्ट द यूज़र डेटा एंड प्राइवेसी एंड ऑल दैट थिंग्स। बट अब वो डार्क वेब इतना ज़्यादा जैसे सीक्रेटिव था, इतना ज़्यादा एनोनिमस था कि वो एक क्रिमिनल्स का अड्डा बन गया। अब क्रिमिनल्स का अड्डा इन द सेंस बिकॉज़ वहाँ पे हर तरह के क्राइम हो रहे हैं, इल्लीगल वेपन्स बिकते हैं, इल्लीगल ड्रग्स बिकते हैं, एक्सटॉर्शन है, वहाँ पे आप क्रिमिनल्स को हायर कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल की सर्विसेज़ हायर कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा लीक होके अपलोड होते हैं। सो
डार्क वेब का गोल ये नहीं था, वहाँ पे एक मार्केट प्लेस बन गया इलीगल एक्टिविटीज़ का, बट अल्टीमेट एम उसका जो था वो था एनोनिमस रहने का, यूज़र के राइट्स और यूज़र के डेटा और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का। बट ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे कोई क्राइम हो रहा है तो वो बच जाएगा, बिकॉज सी इट्स इंटरनेट। जहाँ पे हम ये इन्फो मतलब पूरा इंटरनेट चला रहे हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिजिटल ट्रेसेस छूट जाते हैं। एंड आप काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो केसेस देखेंगे, काफ़ी सारे इतने बड़े-बड़े इंटरनेशनल हैकर्स देखेंगे, इतनी बड़ी-बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने उनको पकड़ा है, उन्होंने डिजिटल ट्रेसेस ढूँढ के, उन्होंने इन्फॉर्मेटिव ट्रेसेस ढूँढ के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ढूँढ के हैकर्स को पकड़ा भी है, उनको जेल भी हुई है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे कोई क्राइम कर रहा है तो वो बच सकता है। वो हो सकता है बच जाए, हो सकता है वो पर्टिकुलर मतलब कन्विक्ट मतलब पकड़ा भी जाए। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये चीज़ें होती है। एंड ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज किसी की फेक आईडी बनानी है तो चलो मैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से वीपीएन डाउनलोड कर लूँ, मेरा आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा, मैं किसी की फर्जी आईडी बनाऊँगा, उसको परेशान करूँगा और बाद में आईडी डिलीट कर दूँगा और मैं बच जाऊँगा। इट्स नॉट ऑलवेज़ लाइक दैट। इनकॉग्निटो मोड काम करता है? देखिए, अगर आप पढ़ेंगे इनकॉग्निटो मोड जो लिखा रहता है, इनकॉग्निटो मोड आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट से मतलब एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपकी हिस्ट्री आप जो ब्राउज़ कर रहे हैं, वो सेव नहीं कर रहा है। बहुत सारी ट्रैकिंग ट्रेसिंग वेबसाइट्स की बंद रख रहा है। हुँ, इनकॉग्निटो मोड एक बिल्कुल प्राइवेसी मोड जैसा चल रहा है। बट दैट डज़न्ट मीन कि सामने वाला आपकी चीज़ें नहीं पता कर सकता। इनकॉग्निटो मोड जस्ट सिर्फ़ उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। अब आप मैं मान लीजिए कि आपने वेबसाइट विज़िट करी, तो उस पे आपका आईपी एड्रेस दिखाएगा, भले आप नॉर्मल क्रोम चलाइए, भले आप इनकॉग्निटो मोड चलाइए या प्राइवेट विंडो चलाइए, आपका आईपी एड्रेस तो उन वेबसाइट पे स्टोर हो ही रहा है ना। हुँ, हुँ। इनकॉग्निटो मोड इज़ जस्ट लाइक आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करा, अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में कहूँ तो। इट्स नॉट सेविंग योर हिस्ट्री, बट उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के पास आपकी हिस्ट्री ज़रूर है कि इस आईपी एड्रेस ने इस वेबसाइट पे 10 पेजेस विज़िट करे थे, हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्हें तो वो चीज़ पता है ना, वो सिर्फ़ आपका ब्राउज़र सेव नहीं कर रहा है। आज की डेट में हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तो ऑप्शन आता है, बहुत सारी परमिशंस वो माँगते हैं। तो वो अलाउ करना चाहिए लाइक लोकेशन, नहीं गैलरी। करना चाहिए। जितने सिलेक्टिव और लिमिटेड परमिशन है उतना ही आपको देना चाहिए। बाकी इवन मैंने आपको बताया था जैसे नोटिफ़िकेशन पे भी मैसेजेस और ओटीपीज़ आते हैं, तो लोग तो हुँ, नोटिफ़िकेशन से भी चुरा सकते हैं। तो जितने आप लिमिटेड परमिशंस देंगे उतना बेटर रहेगा। लाइक कैसे नोटिफ़िकेशन से भी चुरा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए? देखिए, मतलब मान लीजिए मैंने एक फ़र्ज़ी ऐप बनाई है या मान हाँ। लीजिए कोई रियल ऐप भी है। उसने आपके नोटिफ़िकेशंस के परमिशन माँगे, मतलब आपके नोटिफ़िकेशंस रीड कर सकती है। तो जिस हुँ, भी कंपनी या पर्सन ने वो ऐप बनाई, भले वो रियल है, फ़ेक है। अगर फ़ेक है, मान लीजिए मैंने अगर एक फ़ेक ऐप बनाई है, हुँ, तो आपको हुँ, जो नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं वो सारे नोटिफ़िकेशंस मैं भी मेरे सिस्टम पे रीड कर सकता हूँ। अब उस नोटिफ़िकेशन में आपको किसी का मैसेज आया, मैं रीड कर सकता हूँ। आपको किसी हुँ। बैंक का ओटीपी आया, मैं भी रीड कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यू आर गिविंग मी ईच एंड एवरी एक्सेस ऑफ द एसएमएस यू आर गेटिंग, क्योंकि वो सारे एसएमएस आपको नोटिफ़िकेशन में भी आते हैं। ओके। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पे 16 साल या उससे कम एज के बच्चों को सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। और चाइना में भी 16 साल तक के बच्चों को सिर्फ़ 45 मिनट्स का इंटरनेट एक्सेस है। तो क्या ये इंडिया में भी होना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। अगर मैं कहूँगा इंडिया में ये होना चाहिए, तो यहाँ पे जितने यंग क्रिएटर्स हैं, चाइल्ड पब्लिक फिगर्स हैं, तो ये हुँ, होगा उनके लिए, वो पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक्सेप्शनल पॉलिसी बनना शुरू हो जाएगी। फिर बोलेंगे उनके लिए एक्सेप्शनल पॉलिसीज़ क्यों बने फिर? सो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक हियर। बट देखिए, कहीं न कहीं कंट्रोल ज़रूरी है। आप देखेंगे पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स आती है, जो पेरेंट्स यूज़ करते हैं, अपने बच्चे के फ़ोन में डालते हैं कि ये ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया या फ़ोन या इंटरनेट नहीं चला पाए। तो हुँ, पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स ऑलरेडी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो मेट्रो सिटीज़ में आप देखेंगे वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों पे एक ट्रैक रखने का कि हाँ, ये बच्चा भैया एक दिन में कितने घंटे फ़ोन चला रहा है, स्क्रीन उससे आई ख़राब हो रही, नहीं हो रहा है। चलो आईज़ तो ठीक है, एक बात मेजर टॉपिक है। हाउ योर ब्रेन इज़ इंटरसेप्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। हुँ, क्या हुँ, हुँ। बच्चा जो देख रहा है, वो बच्चा सीख रहा है, वो बच्चा बोल रहा है। बच्चा ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा मतलब कंटेंट देख के डम्ब बन रहा है, हाईली इंटेलेक्चुअल बन रहा है, ओवर इंटेलेक्चुअल बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें देख के थोड़ा-सा उस चीज़ को मतलब जैसे रहता है ना कि बच्चे इमोशंस खोते जा रहे हैं, कि बच्चे इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। फ़ोन पे आज एक बच्चा खाना खाएगा तो उसको फ़ोन पे रील देखनी है। तो बहुत ये अर्ली एज में मतलब बहुत अर्ली एज 2-3 में। साल के बच्चों को 2-3 क्या 1 साल का बच्चा भी बस मोबाइल देख के आजकल खाना खा मोबाइल है रहा कि है। हाँ, मोबाइल चल रहा है तो मैं खाना खाऊँगा, रील्स स्क्रॉल करूँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करूँगा। सो इन चीज़ पे पूरी तरह से बंद तो मैं नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट बैन करे, बंद करे चीज़ें, बट हाँ, सोशल मीडिया भी बैन करे, बट एक कंट्रोल्ड और एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में चीज़ें हो। और देखिए, गवर्नमेंट उस पे करे नहीं करे सेकेंडरी है, पेरेंट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
parents should know what their children are doing, how they are being you never know their children are being targeted by some online harasser, or any person is bullying them, कि ऑनलाइन प्रीडेटर्स घूम रहे हैं, ऑनलाइन क्रिमिनल्स घूम रहे हैं. ऐसा तो नहीं कोई हमारी बच्ची को डेली बात करके फंसा रहा है, बिकॉज ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं कि एक बच्ची से कोई बात कर रहा था, फिर एक दिन उससे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ली, बैंक खाली कर दिया, ब्लॉक कर दिया. यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, बच्चे बहुत जल्दी फंस जाते हैं. एक बच्ची डेली इंस्टाग्राम पे चीज़ें पोस्ट करती थी, मैं यहाँ जाती हूँ, ये खाना खाती हूँ, ये कैफ़े घूमती हूँ, ये रेस्टोरेंट्स घूमती हूँ. तो एक पर्टिकुलर मतलब ये ऑनलाइन जो प्रीडेटर था उसने स्कैम करा है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करा एंड पूरा सिस्टम हैक कर लिया एंड ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन पैसे मांगने लग गया. सो एक लड़के का मैं आपको केस बताता हूँ कि उसमें एक लड़का को बुलिंग हरासमेंट में जेल में डाल दिया था, क्योंकि रोड पे छेड़ रहा था किसी लड़की को. लड़की ने कंप्लेन करी थी एंड वो लड़का जेल में चले गया. फिर जब वो जेल से बाहर निकला थोड़ी टाइम बाद, तो वो लड़की को ढूंढ रहा था फॉर द रिवेंज पर्पज़, कि मेरे को तो रिवेंज लेना है, मतलब एक उससे पूछू उसने ऐसा इतना क्यों करा, ये क्या करा. अब कॉलेज ख़त्म हो गए थे, उसे पता नहीं लड़की कहाँ मिलेगी. वो लड़की का फेसबुक डेली फॉलो कर रहा था और उसने देखा कि यार फेसबुक अकाउंट पे डेली पोस्ट कर रही, घूम रही है. उसने देखा एक गार्डन पे सेल्फी लिया हुआ पोस्टेड है और पीछे गार्डन का नाम दिख रहा है. अब वो लड़का डेली उस गार्डन के चक्कर लगाने लग गया. रोज 3-4-5 घंटे वहाँ पे चक्कर लगाता था कि कभी दिख जाए. एंड एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा उसने डेली उस गार्डन के आसपास घूमा था. एक दिन उसको लड़की दिख गई. वो गया उससे बात करने के लिए, उसने उसको रोका, वो उससे कन्फ्रंट कर रहा था कि तूने गलत करा. एंड थोड़ा सा वो एग्रेसिव मोड में था, रिवेंज मोड पे था कि तूने क्यों करा, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, चल रही थी. एंड इट वाज अ हॉट टॉक, वेरी हीटेड कन्वर्सेशन. एंड वो लड़के का पता नहीं क्या दिमाग घुमा, उसने चाकू निकाल के मार दिया. ओह! मतलब जो हमारा सोशल मीडिया पे हम डेली पोस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ टर्न ले लिया कि उसको वहाँ की लोकेशन मिल गई एंड और उसने आसपास के लोगों ने उसको पकड़ लिया था, तो पुलिस के हवाले कर दिया पकड़ के. उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था उस वक्त, जेब में कोई डिवाइस नहीं था कि कोई ट्रेस नहीं कर पाए. तो उसने पुलिस को बताया कि मैंने मोबाइल इसलिए नहीं रखा था और मैं डेली यहाँ घूम रहा था, मैंने फेसबुक पे फ़ोटो देखा था, वहाँ से मुझे पता चला वो इस गार्डन में आती है. ओके. दैट वाज द थिंग, वेरी स्मॉल सोशल मीडिया पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, PII, जो हमने शेयर करी कि हम यहाँ घूमे थे, हम यहाँ घूमते हैं. एंड द पर्सन गॉट देयर. तो वेरी डेंजरस एंड वेरी स्कैरी. आया डेंजरस तो ठीक है, आप सोचिए हमारे बच्चे, पेरेंट्स को यही नहीं पता जो टॉपिक था कि बच्चे क्या शेयर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. वेरी वेरी डेंजरस. बट इससे एक चीज़ निकल के आती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे अपलोड करें. बट बहुत सारे लोगों का करियर ही ये है, वो डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, आज हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे. बट एट द सेम टाइम ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी साबित हो रहा है. देखिए कंट्रोल्ड शेयरिंग होती है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, चीज़ें शेयर कीजिए, बट एवरीथिंग एज अ कंट्रोल, एवरीथिंग एज अ लिमिट. डोंट शेयर ईच एंड एवरी स्मॉल और पेक्युलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. लाइक आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं ये नहीं करूँ, देखिए मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ, आई एम ऑल्सो हाइपर एक्टिव. आई कीप शेयरिंग थिंग्स, मे बी सम कैफेज, मे बी रेस्टोरेंट, मे बी सम ट्रैवल, और मे बी some workshops, corporate, something XYZ. But yeah, I try my best that because there was a time when I was obsessed with social media. Like in the school time, I was browsing social media for 12 hours a day. And 12 hours is reasonably, like if you will say, it's a person can get mad if a person is using 12 hours back to back social media. Facebook नया आया था जब, हमारे लिए तो वो एक बिल्कुल अट्रैक्शन था. पहले ऑर्कुट चलता था, फिर फेसबुक आया. फेसबुक के बाद हमारी जनरेशन में बच्चे सो कह रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो आई रियलाइज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके पीपल आर शेयरिंग द थिंग्स. एंड एक बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार वी आर बीइंग अ पपेट टू द प्लेटफॉर्म. ओके, वी आर डांसिंग बिकॉज प्लेटफॉर्म इज मेकिंग अस डांस, वी आर शेयरिंग बिकॉज प्लेटफॉर्म इज मेकिंग अस शेयर द थिंग्स. सो अल्टीमेटली वी आर अ पपेट हियर. सो मैं उस टाइम पे समझा कि ओके थिंग्स आर इक्वली टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल जुड़े रहिए, बट एक कंट्रोल चीज़ में कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल नहीं करे. जैसे आज मैं 2 घंटे इंस्टाग्राम डेली चला रहा हूँ, पहले मैं 12 घंटे फेसबुक डेली चलाता था. आज तो चलिए वो प्रोफेशनल वर्क जैसा आपने कहा रहता है. बट आप अगर मेरे से 3 दिन के लिए मोबाइल ले लीजिए और आप बोलिए 3 दिन बिना फ़ोन के आप रह सकते हैं, सोशल मीडिया के रह सकते हैं, सो येस आई कैन. ओके. सो दैट कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट. अब जैसे आप बच्चा खाना खा रहा है ना, फ़ोन रील चला रहा है, उससे फ़ोन छीन लीजिए, देखना वो रोएगा, वो मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा. चिड़चिड़ा हो जाएगा. बिल्कुल, बिकॉज साइकोलॉजिकली वो फ़ोन उस पर्टिकुलर बच्चे को कंट्रोल कर रहा है. एंड इसलिए पेरेंट्स को ये चीज़ें समझना है कि अपने बच्चों से बात कीजिए. आप देखिए पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते हैं. आज एक अगर पेरेंट्स से बच्चे का झगड़ा हो जाएगा ना, बच्चा ऑनलाइन एक अननोन पर्सन से चीज़ें शेयर करना शुरू कर देगा. मेरी मम्मी ने तो मुझे चिल्लाया, मेरे मम्मी ने मुझे ऐसा बोला.
एंड सामने जो ऑनलाइन प्रेडेटर है बोलेगा हाँ मेरी मम्मी भी मेरे को, अब देखिए वो मैनिपुलेट कैसे करेगा, मेरी मम्मी भी चिल्लाती है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, तो सामने वाले को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा, एंड वो एक बड़े स्कैम को अंजाम देगा। तो आप सोचिए एक बच्चा घर से झगड़ता है ना, तो ऑनलाइन अननोन जनों को भी अपना समझने लग जाता है, और वो अननोन जन प्रेडेटर्स निकले तो क्या करेंगे। फेक आईडीज़ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि फेक आईडीज़ बनाए और हम किसी भी, जैसे एक लड़की से बात कर रहे हैं, एक अभी केस आया था कि एक 53 साल का आदमी 18 साल का बन के एक 17 साल की लड़की से बात कर रहा था। बात करने के बाद वो उनने ऐसे ही बात करी, उसको इन्फ्लुएंस किया और फ्यूचर में ये हुआ कि लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इसका मतलब कितना बड़ा क्राइम है फेक आईडी बनाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि एक बंदे की 3-3 4-4 आईडी कई बार होती हैं। एक नॉर्मल आदमी भी ये बिज़नेस चला रहा है, कई बार वो एक अलग से एक आईडी रखता है दूसरे अकाउंट चेक करने के लिए, तो वो बनाना भी क्राइम है। देखिए फेक आईडीज़ बनाना डेफिनेटली क्राइम है। अगर आप फेक आईडीज़ बनाते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए तक का मिनिमम जुर्माना हो सकता है, या दोनों एक चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती है। तो लीगली आप जेल के पीछे, मतलब बिहाइंड द बार्स जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं। तो फेक आईडीज़ बनाना डेफिनेटली क्राइम है, बट आप उस फेक आईडी से और क्या वॉयलेशंस कर रहे हैं उसके हिसाब से धाराएं और बढ़ जाती है। मैंने एक फेक आईडी बना के एक लड़की के फ़ोटो वो करना शुरू करे, तो मेरे पास धारा बढ़ जाएगी हार्मिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ओके, शेयरिंग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑनलाइन। सो धाराएं बढ़ जाएगी, मतलब मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। तो फेक आईडी बनाने की धारा तो लग गई, अब उस फेक आईडी से क्या क्राइम करा उसकी धाराएं अलग लगेगी। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम मस्ती में हमको लगता है कि अरे फेक आईडी बना लो कुछ नहीं होता है, अरे कोई जेल नहीं जाते। इट्स नॉट लाइक दैट। बाकायदा आपको जेल होगी, बाकायदा आप पे धाराएं लगेगी, एंड इनफैक्ट इस टाइम जब जो आप जिस हिसाब का क्राइम कर रहे हो उस हिसाब से और धारा लगेगी। जैसे हमने पढ़ा ना चाइल्ड न्यूडिटी, तो अगर मैं किसी बच्चे माइनर को परेशान कर रहा हूँ तो मेरे पे वो वाली धाराएं लग जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ क्राइम यू आर डूइंग, प्लस वो फेक आईडी जो आपने बनाई है वो नॉर्मल जो धारा लगनी है वो तो लगनी लगनी है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं कि आम जनता को पता ही नहीं है और वो उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मतलब इंडिया इज़ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड कल्चर एंड रिलीजन्स, ओके। यहाँ पे हर तरह के कल्चर, रिलीजन्स, एंड अब चीज यू नो पीपल टेक वेरी थिंग्स वेरी कैजुअली, वेरी फन, लाइक वेरी जनरल वे। अब हम यहाँ बच्चा एक रोड पे घूम रहा है जिसने कपड़े पहने नहीं है, और बच्चा डांस कर जा रहा है या मस्ती कर जा रहा है, पीपल लाफ, पीपल क्रिएट वीडियोज़, यू नो। बट यू सी इफ पीपल आर शेयरिंग दोज वीडियोज़ ऑनलाइन फॉर प्लेटफॉर्म, इट्स अ चाइल्ड न्यूडिटी केस। यू आर शेयरिंग अ कंटेंट। इवन वो बच्चा छोटा सा था, मस्ती कर रहा था, ऐसे डांस करते भाग रहा था, हंस रहा था, या कहीं गाँव में या कहीं ऐसे खेल रहा था, आपको लगेगा कि ठीक है ये तो नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बट फॉर द प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ चाइल्ड न्यूडिटी केस, इट्स नॉट नॉर्मल। आपको लग रहा है कि बच्चों ने आपस में ये करा, मतलब वो थोड़ी लड़ाई करने लग गया है, वो बाकायदा चीज़ें नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं देखेगा। प्लेटफॉर्म इज़ वर्किंग ऑन द हाईली आई वुड से हाईली स्ट्रक्चराइज पॉलिसी फ्रेमवर्क, एंड उसके पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर लिखी है। तो चलो एक चाइल्ड का एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम जनरल चीज़ें भी शेयर करते हैं, जैसे टेररिस्ट का हमने पहले शेयर करा था, वो एक जनरल चीज़ें लोगों को नहीं पता, वो प्रमोशन स्कैम में फंस जा रहे हैं। बट अब उसके अलावा जनरल बहुत सारी जनरल छोटी छोटी चीज़ें आती है। मैं आज मान लीजिए एक न्यूज़ चैनल हूँ, मैं कुछ सुसाइड पे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ फॉर सुसाइड अवेयरनेस, या और प्लेटफॉर्म ने उसको ले लिया, ये तो सुसाइड प्रमोट कर रहे हैं, यू नो, ये सेल्फ हार्म प्रमोट कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग द वेज टू डाई। तो प्लेटफॉर्म उसको वैसे भी ले सकता है। तो जनरल चीज़ों को प्लेटफॉर्म का एआई कैसे ले रहा है ये हमको नहीं पता है, और यही चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें एक प्लेटफॉर्म की पॉलिसी वायलेट कर देती है। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो वायलेशन में ले रहा है लोग। वर्क फ्रॉम होम को वायलेशन में ले रहा है, यस, ये क्या है मतलब? एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, हाँ एंड हाँ। ये जो वर्क करता है ये अपने लर्निंग मॉडल पे वर्क करता है। ये नहीं देख रहा है कि 100 में से 20 वर्क फ्रॉम होम रियल है कि 20% रियल चल रहे थे। ये देखेगा 100 में से 80% रिपोर्ट एआई के पास आई थी वो फेक वर्क फ्रॉम होम की थी, तो ओके। वो उसको उस तरह से डील कर रहा है, तो वो उस तरह से चीज़ें समझता है कि ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं। तो आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या ब्रांड प्रमोशन शेयर कर रहे हो, आप नीचे डिस्क्लेमर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आप किस तरह से कर रहे हो, आप अपने पर्सनल व्यू। अब आप देखेंगे बीच में किंग कोहली का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया था, हाँ हाँ, ठीक है। बहुत रात ज़्यादा। भर में इंस्टाग्राम ऐसा हो गया था कि वेयर इज किंग कोहली, इंस्टाग्राम को हटा दिया, इंस्टा से क्यों रिटायरमेंट ले लिया। हाँ बट हाँ। देखिए अब यहाँ दो बातें होती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं उनका इंस्टाग्राम तो इसलिए बंद हुआ था, आई कैंट गिव अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, बट या आई कैन गिव माई पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देता हूँ मतलब मैं उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ,
but I'm not an authorized person to give a official statement on his behalf. But मैं अपने पर्सनल व्यू जो लोग बोल रहे थे, अब जैसे लोग बोल रहे थे ना इन्होंने इसलिए करा होगा इसलिए करा होगा, so that are personal expressions and personal views which are not violating any other person's right. बट अगर मैं कुछ क्लेम करूँ मतलब आई एम वॉयलेटिंग अदर पर्सनस राइट. मैं बोल दूँ अरे वो तो उनका घर में कुछ झगड़ा हो गया था इसलिए उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया. सो दैट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट. आई कांट गिव अ डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनीवन. I don't have any evidence. I don't have any rights. I am not an authorized representative to give a direct statement. So definitely that statement will come under violation of privacy. ओके, मतलब इतने सारे रील आ गए थे उस समय पे, रात Yeah, में 1:30 बजे लोगों को कंटेंट आ जा रहा है, आ जा रहा है. हाँ बिकॉज लोग वर गिविंग हाँ एक अपने व्यू पॉइंट डाल रहे थे. सो हम्म व्यू पॉइंट अपनी जगह. मैंने यहाँ व्यू पॉइंट डाला किसी इंस्टाग्राम एज एन एआई एनफोर्समेंट एंड मैकेनिज्म सिस्टम. देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इंस्टाग्राम के एआई ने उनके आईडी को फेक आईडी समझ लिया क्योंकि उनके नाम से काफ़ी सारी आईडीज बनती है. तो उन्होंने अकाउंट इंटीग्रिटी में बंद करके वेरिफिकेशन मांग के चालू कर दिया होगा. दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन कि ये हुआ होगा. ओके, दैट्स नॉट कि ऐसा हुआ है. ट्रू. ओके, दोनों दैट्स अ अलग-अलग अलग-अलग स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट है. सो इसलिए मैं किसी पर्सन का डायरेक्ट एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ और डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकता. बट या आई कैन गिव माई पर्सनल ओपिनियन. तो मुझे डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है. मैं कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे नीचे डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है कि आई एम doing a brand collab or brand endorsement, and personally I am not using this product, or personally I am not guaranteeing anything regarding this product. Okay, I got a product, I got a soap. You use this soap, you will, your skin will glow. But am I using that soap? No. Am I taking any guarantee for that soap? No. I have written a disclaimer that this was a brand advertisement and I am just promoting this product on behalf of the company as an advertisement, and I'm just telling the features of this product. I'm not guaranteeing or using this particular product. These are the things we have to explain the people online right now. लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है. जैसे बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है. कोई ऐसे 5 बेसिक रूल आप बताइए जो हम फॉलो करें जिससे हम डिजिटली सेफ रहें. हाँ. देखिए, वैसे मैं कहूँगा लोगों को मेजर चीज़ें पता रहती है क्योंकि लोगों को पता है अननोन जनों से बात नहीं करनी है. लोगों को पता है अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है. लोगों को पता है अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है. एंड पीपल आर अवेयर कि हमें 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे हर प्लेटफॉर्म पे चालू रखना है. एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन इफ इट्स व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप आज भी देखेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफ़ी सारे लोगों ने चालू नहीं करा है. एंड अगर आपके प्लेटफॉर्म्स पे, अकाउंट्स पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रहेगा, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई चांसेस कि आपके अकाउंट्स हैक नहीं होंगे. ओके, क्यों नहीं होंगे? किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया, कोई बात नहीं, वो लॉगिन कर रहे हैं, करने दो, ओटीपी आएगा हमारे पास. बिना ओटीपी के लॉगिन नहीं होगा. तो पासवर्ड चुराने से कोई मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू रखा है. व्हाट्सएप पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, अकाउंट में, आपको वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन मिलेंगे. आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में पिन डाल सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन में आपका ईमेल डाल सकते हैं. आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिक्योर हो गया. किसी ने आपका अगर व्हाट्सएप का रजिस्ट्रेशन ओटीपी चुरा भी लिया तो कोई बात नहीं, 2 फैक्टर का पिन तो मुझे ही पता है, तो व्हाट्सएप मेरे उसमें से लॉग आउट हो गया, बट सामने हैकर के उसमें इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके उसमें वो 2 फैक्टर पिन पे अटक गया है और वो इंस्टॉल नहीं कर पाएगा. एंड मैं वापस मेरे फ़ोन में तब तक री इंस्टॉल कर लूँगा एंड आई एम सॉर्टेड देयर. सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि आप 2 फैक्टर या 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखिए, जिसको हम MFA बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप आपके अकाउंट्स पे नंबर और ईमेल चेक कीजिए वापस से कि वो नंबर और ईमेल वर्किंग में आपके पास है कि नहीं. ओके. मैंने कोई नंबर 2012 में परचेस करा, मैंने उससे मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया. ठीक है, अब फेसबुक अकाउंट मैंने 13 साल पहले बना. क्या मेरे फेसबुक अकाउंट पे वही नंबर अभी तक लिंक्ड है? मैंने चेंज करा है, नहीं करा है? और वो नंबर मेरे पास है कि नहीं है? अगर मान लीजिए वो नंबर मेरे पास नहीं है और आज उस पर कुछ इशू आ रहा है, उस नंबर पे OTP जा रहा है, तो वो नंबर ही मेरे पास नहीं है. सो मुझे टाइम टू टाइम अपना नंबर और ईमेल चेक करना है, टाइम टू टाइम मुझे अपना पासवर्ड चेंज करने हैं, और मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखने मेरे सारे प्लेटफॉर्म पे. इवन इफ इट्स यूट्यूब, गूगल, मतलब जीमेल पे आप चालू रखिए, गूगल अकाउंट्स पे चालू हो जाएगा. सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चालू रखिए. बच्चे स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, उस पर चालू रखिए. लिंक्डइन चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, सब चीज़ों पर ये चालू रखना जरूरी है. उससे आपका अकाउंट सेफ 100% हैकिंग से सेफ रहेगा. ओके. आपको क्या लगता है, क्या हमारा फ़ोन हमारी सारी बातें सुन रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हम 2 दोस्त हैं, हम बात कर रहे हैं कि यार मेरे को चश्मा लेना है. अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पे हमें उसके वो आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं. एडवर्टीजमेंट. तो मतलब ऐसा तो पॉलिसी में है नहीं कि नहीं, देखिए, आप
आपने कहा ऐसा पॉलिसी में नहीं है। आपने कितनी पॉलिसीज पढ़ी होंगी? पहली नहीं, चीज़ तो पढ़ी ये तो है। नहीं है, बट मैंने ऐसा सर्च किया कि नहीं, नहीं आप, क्योंकि क्लेम करता है कि आपका डेटा जो है वो कहीं पे भी शेयर नहीं किया नहीं तो जाता है। देखिए, डेटा शेयर नहीं हो रहा है, हम्म डेटा उनके प्लेटफॉर्म पर ही है। हम्म थर्ड पार्टी जो कंपनीज़ है, वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का ही एपीआई यूज़ कर रही है, थर्ड पार्टी से डायरेक्ट डेटा शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, हम्म जैसे मान लीजिए मेटा प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट स्पेस से सेल करी है। अब एडवर्टीजमेंट स्पेस सेल करी मान लीजिए एक लैपटॉप कंपनी को, वो लैपटॉप कंपनी ने ये बोला है कि जहाँ पे भी कोई कीवर्ड लैपटॉप या एप्पल आपके डेटाबेस में आया है कि भैया एडवर्टीजमेंट कीवर्ड आपके पास ये स्टोर हुए हैं, आप उन जनों को हमारे लैपटॉप दिखाइए और हमको उसका एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक दीजिए। तो दिस इज़ द वे थिंग्स आर वर्किंग। तो वो एडवर्टीजमेंट स्पेसेस बाय कर रहे हैं कंपनीज से, और कंपनीज उन एडवर्टीजमेंट स्पेसेस पे फिर हमें एड्स दिखाती हैं। तो आपको जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है ना, वो आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि वो कीवर्ड्स वो सुन रहा है, वो कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट कुकीज़ के नाम पे सेव हो रहे हैं। एंड इसलिए वो एडवर्टीजमेंट कुकीज़ वो प्लेटफॉर्म्स को हम खुद ही परमिशन दे रहे हैं। आपके पास हर प्लेटफॉर्म में और सेटिंग्स की परमिशन है ऑफ करने की, तो आपकी इवन एडवर्टीजमेंट कुकीज़ और कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेगा। एंड वो किसी थर्ड पार्टी के पास एक्सेस, वैसे भी थर्ड पार्टी के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अगर आप देखेंगे तो, बट वो एक्सेस भी बंद हो जाएगा। सो यू हैव ऑप्शंस टू टर्न ऑफ इट एंड टर्न इट ऑफ। एंड आपको उसमें बहुत दूसरे एडवर्टीजमेंट कुकीज़ का ऑप्शन है, कुकीज़ की बहुत सारी सेटिंग्स है। कुकीज़ आर द टेम्पररी डेटा और फाइल स्टोर्ड इन योर ब्राउजर, ओके। और उसमें से ये कीवर्ड्स उठाते हैं। जो हम भी वेबसाइट ओपन करते तो आता है बिल्कुल। एक्सेप्ट कुकीज। हाँ, तो वो तो अब आप देखिए, आप वो रिजेक्ट नॉन एसेंशियल लिखा रहता है, एक्सेप्ट लिखा रहता है, डिक्लाइन लिखा रहता है, आपको ये कीवर्ड्स मिलते हैं। तो आप एक्सेप्ट या नॉन एसेंशियल तक थोड़ा बहुत भी उनको परमिशन देते हैं। सो इट्स सेम थिंग कि आपने उनको परमिशन दे के रखी है। दे कैन ट्रैक वॉट एवर यू आर सर्चिंग, दे कैन इवन ट्रैक योर माउस पॉइंटर। इनका माउस उठ के बाय बटन तक गया था बट इन्होंने उस पर क्लिक नहीं करा। ऐसे कितने यूज़र है हमारे वेबसाइट पे, सो दे कैन ओके ट्रैक योर ईच एंड एवरी मूवमेंट। आप ओके। देखिए जितनी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो ये ट्रैक जनरली वो ट्रैक करेगी, अच्छा 100 लोगों ने पेज खोला, 100 में से 10 जनों ने ऐड टू कार्ट करा, 10 में से 2 ही जनों ने परचेज करा, 8 ने परचेज क्यों नहीं करा? सो नाउ दे विल मैनिपुलेट योर परचेसिंग डिसीजंस। तो ये हम परचेज नहीं करते, वो हमसे परचेज करवा रहे हैं। हम क्लिक नहीं कर रहे, वो हमसे क्लिक करवा रहे हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम एंड इट्स होल मैनिपुलेशन गेम। पूरा ई कॉमर्स इसी पे चलता है। पॉर्न इंडिया में बैन है, बट फिर भी बहुत सारे लोग इनकॉग्निटो मोड और पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक वायलेशन है, या इसमें क्या जो है वो धारा लगती है? देखिए, धाराएँ तो पोर्नोग्राफी में काफ़ी सारी है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की धारा जो है वो सबसे ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज दैट्स टेकन एज अ वेरी सीरियस वायलेशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, इन द टर्म्स ऑफ राइट्स। एंड रिसेंट में अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो एप्स्टीन फाइल्स करके हैं यूएस में, like who was a convicted criminal, right now he's no more, but he has a lot of database of the elites and politically influenced people, billionaires and millionaires, where like they were involved in a highly, I would say, child pornography, child nudity, and this type of things specifically. So if you will see ये जैसे सिर्फ नेशन की बात नहीं चल रही है, एक इंटरनेशनल टॉपिक है एंड इंटरनेशनल इस पे डिबेट चल रही है। एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस ने अपनी वेबसाइट पे शेयर करे हैं, एंड दोज आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसलिए क्योंकि अभी तक उसका कोई ऐसा कोई प्रूफ, कोई बोल रहा है फेक है, कोई बोल रहा है रियल है, कोई बोल रहा है बने हुए स्क्रीनशॉट्स है, लॉट ऑफ थिंग्स एंड गॉसिप्स आर गोइंग ऑन। बट अब जैसे नेशन की बात आती है या इंटरनेशनल आप ग्लोबल बात करें, सो दिस इज अ सीवियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Okay, if you are consuming, if you are I would say if you are involved in any pornographic activities, it's a severe violation of human rights। and इसमें काफ़ी सारे लॉज सिर्फ इंडिया जैसे नेशन के नहीं लगेंगे, इंटरनेशनल लॉज एंड नेशनल जो मतलब ह्यूमन राइट्स के वो लॉज भी लग जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ योर माइंड। ओके। Because we will not understand it in a lighter note, but if you will see in the on the stage where the people who are creating these videos or websites and the things, जैसे बाहर तो it's very common because it's illegal, but India it's illegal because there are so many certain cases where if you will see the criminals, जैसे कि हमने porn watch करा था and that's why we got into this particular thing, that's why we got into this particular thing। so आप वो level of mindset देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि why it got banned, okay, why things are not so suitable for the countries। बट सेम थिंग इफ विल सी इन अदर कंट्रीज इट विल वर्क इन वेरी डिफरेंट वे। तो हाँ, इंडिया में बैन जरूर है, आप पे केस होगा, आप प्रमोट कर रहे, आप उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, आप पे केस हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंडीशन में तो आप पे सीवियर वायलेशन में केस होगा, आपको सीधे जेल होगी, क्वेश्चन तो सेकेंडरी है।
तो इनमें काफ़ी चीज़ें हैं, किसी हद तक वो चीज़ें अभी ज़रूरी भी है, किसी हद तक उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। एंड अगर आप देखेंगे जैसे डिवाइसेज है, कोई किसी के डिवाइस में पकड़ा गया, you know, any type of pornographic content if you're keeping in devices, it's a severe violation. You can be behind bars. Even if your laptop, even if it's a desktop, even if it's a mobile phone, any of the electronic device, if you're like keeping any such data, so you can definitely be behind bars. ओके। सनी जी, आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, उसके बारे में बताइए, वो किस बारे में था और कैसे वो किया? सो देखिए, मैं मतलब कंप्यूटर में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट रखता हूँ, लाइक सिंस 2004 आई वाज हाईली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, यू नो, हैकिंग, प्रोग्रामिंग एंड इवन क्रिएटिव सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, सो क्रिएटिविटी एवरीथिंग। एंड मैं 2004 से कंप्यूटर्स चला रहा हूँ बिकॉज माई ब्रदर ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेमिंग थिंग, तो वो 2004 में सिस्टम लेके आ गए थे घर पे, एंड वो नहीं चलाते थे, बट मैं बहुत ज़्यादा सता रहे कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर पे गेम खेलना है। सो मैं 2004 से सिस्टम चलाता, आई वॉज हाईली इंटरेस्टेड। तो धीरे धीरे मेरी टाइपिंग स्पीड सुधर गई एंड आई यूज टू टाइप एट अ ब्लेजिंग स्पीड। फिर मेरे एक भैया इंजीनियर थे, मैं उनके साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन मैं उनके साथ A to Z टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार इंडिया में कुछ कुछ रिकॉर्ड्स बने हुए टाइपिंग के। सो सम ऑफ द अदर पर्सन इन इंडिया टाइप्ड A to Z इन 2.1 समथिंग सेकंड। किसी ने 2.1 सवा 2 सेकंड। सेकंड में, हाँ 2.1 सेकंड में A से Z पूरा टाइप कर लिया। ओके। सो आई वॉज लाइक यार कैसे कैसे पॉसिबल है, 1 सेकंड 2 सेकंड पूरा A to Z टाइप हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार टाइप करने का। तो मैंने टाइप करा, तो मेरी स्पीड आई थी 12 सेकंड। 12 सेकंड, ओके। हाँ, तो मैंने टाइप करा 12 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने दूसरे दिन ट्राई करा तो 12 से 10 सेकंड आ गई। तीसरे दिन ट्राई करा 10 से 8 सेकंड आ गई, पर 8 सेकंड से कम नहीं हो रहा था। सो आई वाज लाइक यार पता नहीं कैसे कर होगा, पता नहीं क्या खाता होगा, यू नो, मतलब कि ऐसा लोग तो तो नहीं हाथ जमाने में लग जाते हैं हाथ 8 जमाने लगे। सेकंड। तो आई थॉट कि यार पता नहीं क्या करा होगा सामने वाले ने, ऐसा भी क्या कर लिया। बट फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ दो। आई वाज लाइक अ डिमोटिवेटेड गाय दैट टाइम कि नहीं होगा। फिर मैंने 10 दिन के बाद मैंने बोला कि नहीं यार, अगर किसी ने करा है मतलब मैं भी कर सकता हूँ। सो इफ समवन हैज डन, डेफिनेटली आई कैन आल्सो डू द सेम थिंग, बिकॉज देयर इज अ पर्सन हु इज क्लेमिंग एंड हु इज हैविंग, यू नो, पब्लिश्ड प्रेस मटेरियल रिगार्डिंग सेम, तो मैं भी कर सकता हूँ। देन आई डिड प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 15 डेज। मेरी प्रैक्टिस पहले से अच्छी थी, बट वो इवॉल्व करने के लिए, एंड इन माई प्रैक्टिस आई वॉज एबल टू रीच अप टू 1.6 सेकंड। 1.6। 6 सेकंड वॉज माई प्रैक्टिस टाइम। ओके, तो मतलब वो तो ब्रेक हो वो गया। तो ब्रेक हो गया, पर वो मेरी प्रैक्टिस में ब्रेक हुआ। सो नाउ ओके। आई नीड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर द सेम। सो ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिकॉर्ड्स प्रूव करने के लिए आपको एजुकेटिंग ऑफिसर लगते हैं, आपको प्रेस लगता है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगते हैं, एफिडेविट्स लगते हैं, देयर इज अ, यू नो, प्रोसीजर। सो देन व्हाट आई डिड कि मैं थोड़ा सा रुका, एंड देन मैंने लाइक आई वाज इन DAV दैट टाइम। सो मैंने टीचर्स जो मेरे थे, मैंने उनको कहा कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, 2 मिनिमम रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, स्टेटमेंट्स चाहिए, प्रेस चाहिए, एंड दे वर रेडी टू हेल्प मी आउट देयर इन द, यू नो, लीगल प्रोसीजर्स। एंड वहाँ पूरा सेटअप बना है। एंड ऐसा रहता है कि 3 आपको चांसेस मिलते हैं। 3 चांसेस में से जो आपका बेस्ट रहता है वो रिकॉर्ड होता है। सो मैंने वहाँ पे मेरा पूरा एक मतलब इवेंट प्रोग्राम हुआ था, एंड देन वहाँ पे आई परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टाइपिंग, एंड जो रिकॉर्ड सबसे बेस्ट रिकॉर्ड वहाँ उस टाइम पे 3 स्टेप मतलब 3 चांसेस में ना 1.801 सेकंड आया था। 1.801 second, सेकंड। yeah, 1.8 second. ओके। So I was able to type A to Z in 1.8 second in front of whole of the public, and that ओके। record got published. So it's like I can type whole of that to Z over 1 second, 2 second over. ओके, तो So वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो टूट हाँ, गया। in my workshops I definitely show this demo, क्योंकि वर्कशॉप पीपल डिमांड कि आप एक बार टाइप करके दिखाया। सो आई एम लाइक कि ठीक है, 2 सेकंड 2.0 1.9 तो भी मैं खड़े खड़े टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आज भी आपकी सेम स्पीड है? या आई हैव। सो आप ओके। ऐसा है, अभी तो मैं लैपटॉप नहीं लाया, बट मेरे पास मतलब कोई भी लैपटॉप करेंगे, डेस्कटॉप हाँ। पे आई कैन डेफिनेटली शो कि हाँ 2 सेकंड तो हो गया है। ओके, ओके, वो तो सेम कीबोर्ड चाहिए होता है जितने नहीं, कोई हमारे सा भी कीबोर्ड, आप तो मुझे कुछ भी ला के दीजिए, बिकॉज मेरी स्पीड मतलब कंसिस्टेंट है हर कीबोर्ड पे। ओके, तो फॉर मी कीबोर्ड डजंट मैटर, मैं अब कोई भी कीबोर्ड पे कर लेता हूँ। पहले ओके, मुझे भी ओके। ऐसा लगता था साइकोलॉजिकली, बट नहीं, नाउ वी कैन डू। सनी जी, आज की डेट में जो लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर उनको साइबर लॉ में अपना करियर बनाना है, तो क्या रोड मैप है? वो क्या करें कि वो इसमें आगे बढ़ सकें? देखिए, जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो साइबर लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइक मेरा
पर्सनल सजेशन जो हमेशा सबसे रहता है वो ये रहता है कि आप अपना थोड़ा सा टेक्निकल एंड को स्ट्रॉन्ग रखें, लाइक साइबर फील्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। आप अवेयर रहिए कि ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स क्या हो रहे हैं, लोग क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस बन रहे हैं। मैं उनसे ये नहीं बोलता हूँ कि आप टेक्निकल चीज़ें सीखिए, लाइक गो एंड लर्न प्रोग्रामिंग, नो, लाइक आई डोंट से देम, बिकॉज बट दे शुड हैव अ मिक्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज प्लस लीगल एक्सपर्टीज। सो टेक्निकली मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप करंट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स को देखिए, साइबर क्राइम्स की हिस्ट्री पढ़िए, पहले प्लेटफॉर्म्स कैसे रहते थे, प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज कैसे रहती थी। सबसे इंपॉर्टेंट मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज पर फोकस कीजिए, नो मैटर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, एंड उन प्लेटफॉर्म का टेक्निकल जो बिल्ड है, जो सिक्योरिटी बिल्ड है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक सिक्योरिटी लैब्स ही एक प्लेटफॉर्म को हैकिंग, डिसेबल एंड ऑल द केसेस में लेके आता है। तो आप कोई अगर कोर्ट में केस लड़ेंगे भी तो आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप उस पर कोई लीगल लॉ का अप्लाई कर पाएंगे। सो मैं कहता हूँ कि अगर उसमें एक रोड मैप बनाना है, आप थोड़ा सा सिक्योरिटी की हिस्ट्री पढ़िए, प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री पढ़िए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग क्राइम्स क्या हो रहे हैं वो पढ़िए, साइबर में ट्रेंडिंग क्राइम्स क्या हो रहे हैं वो पढ़िए, एंड फिर उसमें आप अपने लीगल राइट्स को अप्लाई कीजिए, एंड वो रोड मैप से आप आगे बढ़िए। सो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई सजेस्ट टू यंगस्टर्स एंड करंट स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स कि आप इस पर फोकस कीजिए। ओके। आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपको लगता है इंडिया में साइबर लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर है तो वो क्या-क्या होंगे? देखिए, इंडिया needs a major reformation right now, like major reforms are very important. That transformation of the laws is very important, and currently the ministry and the government, they are definitely working on it. They are working on upgrading the IT Act, because जैसे आपने पूछा क्या क्या ज़रूरत है, so ज़रूरत आप देखेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे कि लाइक majority of the actors, actress, creators, influencers, they are going to the court for getting the personality rights registered, कि वो अपना पर्सनैलिटी राइट्स जो है, हमारा वॉइस, हमारा फेस, हमारा नाम, हमारी इमेज, हमारे वीडियोस कोई शेयर नहीं कर सकता प्लेटफॉर्म पे, कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, कोई एआई बेस्ड हमारा फोटो वीडियो बना के शेयर नहीं कर सकता। कि मान लीजिए आज अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सो राज शामन इज़ द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर इन इंडिया टू गेट हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स रजिस्टर्ड। Okay, so no one can use his name or create an AI figure or AI avatar और use it। कि मान लीजिए कि आज मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैंने उनके साथ एक फ़ोटो डाला AI से बना के, so that's a violation of his rights now। ओके। I can't post a fake photo generated by AI with him। He has got his personality rights registered, and many आप देखेंगे मतलब काफ़ी सारे दूसरे एक्टर्स भी हैं। अमिताभ बच्चन हैज़ हिज पर्सनैलिटी राइट्स, अनिल कपूर, सो इन सब के काफ़ी सारे जनों के पर्सनैलिटी राइट्स रजिस्टर हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। मतलब जो एआई से आजकल लोग बना लेते हैं, विराट कोहली के साथ कंधे में हाथ रख के फोटो खिंचा पीपल रहे आर हैं। क्रिएटिंग अ कंप्लीट एडवर्टीजमेंट। हाँ 60 सेकंड्स की एड्स बन जाती है एआई से। हाँ। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब पीपल आर गोइंग टू द कोर्ट फॉर गेटिंग दिस देयर रेट्स रिजर्व लाइक प्रोटेक्टेड। सो ये चीज़ अब कॉमन हो गई है। तो आप देखिए जो नया लॉ, अपग्रेडेड लॉ आएगा, उसमें एआई बेस्ड जितने भी आप देखेंगे प्रावधान आपको मिलेंगे जो ज़रूरी है आने के लिए। क्रिप्टो से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आज कोई भी रैंडम पर्सन आ रहा है, वो आपको इन्वेस्टमेंट के मतलब टिप्स दे रहा है, दैट पर्सन इज़ नॉट इवन रजिस्टर्ड। आप देखेंगे चाइना ने ये करके रखा है कि अगर आप उस बैकग्राउंड या इन्फॉर्मेशन उसके नहीं और आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो तो आप पे केस हो सकता है। सपोज आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल और हेल्थ बैकग्राउंड, ओके, and I'm sharing some medical or health tips with you, and there can be a legal case against me। ओके। सो ऐसे काफ़ी सारे आप देखेंगे ब्रोकर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, बट दे आर नॉट से भी रजिस्टर्ड, और दे आर नॉट इवन हैविंग अ बेसिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। सो देर आर नो प्री रिक्वेस्ट विद द पीपल। सो ऐसे लोग आके मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो मिस इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से रिलेटेड लॉज अपडेट होना जरूरी है। कॉपीराइट की चीज़ें आप देखेंगे 1957 के बाद से कॉपीराइट एक्ट में कुछ चेंजेस ही नहीं आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। कॉपीराइट तो इतना बड़ा मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो चीज़ें नहीं है। क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ें नहीं है, डिजिटल करेंसी रिलेटेड चीज़ें नहीं है। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपग्रेडेड। क्राइम्स ऐसे हो रहे हैं, क्राइम्स का रिजोल्यूशन अपग्रेडेड नहीं है। बैंक फ्रीजिंग, अभी लास्ट 2 साल में लोग इतने परेशान हो गए, हमारा बैंक क्लीन हो गया, फ्रीज लग गया। तो लोगों साथ क्या हुआ कि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंट I4C, उन्होंने रिसेंट में नया एसओपी बनाया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो बनाया उन्होंने एक नया बनाया है कि अब बैंक फ्रीजिंग और बैंक में लीन करने के लिए ये प्रोसीजर चलेगा। वरना ऐसा था कि आज मैं इंदौर में बैठा हूँ, मेरा कोई अकाउंट है वो तमिलनाडु से फ्रीज हुआ है 2000 रुपये के लिए। तमिलनाडु पुलिस बोल रही है आप इधर आके स्टेटमेंट देके जाओ। यू सी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड क्या यार इतनी दूर जाऊंगा मैं। सो वो ये चीज़ कहती वीडियो कॉल के जरिए आप स्टेटमेंट लीजिए।
बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केस में आप बुलाइए, सो नया स्टैंडर्ड प्रोसीजर आ चुका है, तो वो नया SOP आ गया बैंक। तो आप देखिए ये सब लॉज में आना ज़रूरी है। बिल्कुल। जब तक ये लॉज में नहीं आएगा तब तक वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। सब मेरे हिसाब से ऑलरेडी MHA इज़ वर्किंग, ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर लाइक फाइटिंग द साइबर अटैक्स डे एंड नाइट, दे आर सीइंग कि पीपल आर बीइंग अटैक्ड, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अटैक हो रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होकर इंडिया के बाहर जा रहा है। जैसे एक फिगर आपने बताया था पहले मुझे 22,000 करोड़ का, जो रजिस्टर्ड मतलब जो न्यूमरिक वैल्यू हमें पता है, बट आप सोचिए जो अनरजिस्टर्ड जो न्यूमरिक वैल्यू नहीं पता है वो कितनी है, वो तो लाखों बहुत सारे तो करोड़ों से भी रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। तो सोचिए वो तो बियॉन्ड है। ट्रू। So ministry is working. They need a highly proactive structured law according to the current practices, current platforms, current policies. And उसके बाद ही वो चीज़ थोड़ी सी और बेटर होगी। People's aware like awareness is the key factor ये है कि लोग अवेयर भी हों। एंड मेरे हिसाब से तो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर प्रोफेशनल स्पेस पे, हर सोसाइटी में दिस साइबर अवेयरनेस सेशन शुड बी मेड मैंडेटरी ऑन अ डेली बेसिस कि मंथली एक सेशन लगे कि अब ये नए स्कैम आ रहे हैं, अब ये नए स्कैम आ रहे हैं, तो मंथली हर एक सेशन हर जगह मंथली लगे, एटलीस्ट नॉट मंथली सो क्वार्टरली एटलीस्ट, कि पीपल बी मोर अवेयर। आज मैं पापा को बोलूँगा पापा QR मत स्कैन करना, बोलेंगे मैंने QR तूने ना स्कैन करा, तो मैं तो लिंक पे क्लिक करा। फिर मैं बोलूँगा पापा लिंक पे भी क्लिक नहीं करना, तो बोलेंगे मैंने लिंक पे भी नहीं क्लिक करा, मेरे पास तो फ़ोन आया था भैया, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ ये नंबर डायल करो, तो मैंने वो नंबर डायल करा। मैं बोलूँगा पापा नंबर भी मत डायल करना, बोलेंगे मैंने तो इस बार नंबर भी नहीं डायल करा, फिर भी मैं हैक हो गया। यू सी देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई अवेयरनेस सेशंस मंथली, क्वार्टरली, एंड इट शुड बी बाय मैंडेटरी बाय लॉ कि हर प्रोफेशनल स्पेस पे तो हो। So these are the things that should be enforced more proactively right now in India. धन्यवाद सनी जी, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। उनको पता चलेगा कि उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पल पर इंडिया न्यूज़ TV। मिलते हैं अगले एपिसोड में।